लाइव माइक ऑन है मेरा, माइक तो ऑन है। योर क्लास विल स्टार्ट सून। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो, मजामा, भालो आची, हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहले तो ये बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो गुड गुड गुड, ऑडियो वीडियो गुड। पढ़ाई करके आए हैं सारे मेरे प्यारे प्यारे सपोले, जग से न्यारे प्यारे प्यारे सपोले। ऑडियो वीडियो गुड है ना बेटा? ठीक है ना? हाँ, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, पिछली क्लास का क्विक 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 रिवीजन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था पिछली क्लास में, याद है ना? बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। काफी सपोले आते हैं क्लास करने के लिए, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो हम पहले पिछली क्लास का एक क्विक रिवीजन करेंगे बच्चों, और मैं आज से आपको 11th क्लास के कुछ टास्क भी दूंगी। जैसा कि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैंने आपसे कहा था कि कमेंट्स में पढ़ती हूँ, तो कमेंट्स में बच्चे कहते हैं मैम अब तो 7वीं क्लास आने वाली है, अब आप 11th के टारगेट्स देना स्टार्ट करो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ठीक है? अरे पोल शोल छोड़ो यार, तुम मेरे को देखो तो पहले मैं क्या बोल रही हूँ, है ना? मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि मैं टारगेट्स दूंगी 11th के, और मैं अगले दिन ना, देखो 11th के टॉपिक अभी डिस्कस तो कर नहीं सकते हैं जब 12th चल रही है, लास्ट में तो हम ऑब्वियस सी बात है तुम्हें रिवीजन कराएंगे, लेकिन अभी छोटे छोटे टास्क दूंगी, बहुत बड़े बड़े टास्क नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि कई बच्चे अभी ये जो 6-7 क्लास हुई है ना, हो सकता है, मेरे को जूलॉजी का नहीं पता है, पर हो सकता है कहीं ना कहीं तुम्हारा कुछ ना कुछ बैकलॉग हुआ होगा। तो मैं ये नहीं चाहती बेटा कि मैं 11th का टास्क तुम्हें दूं जिससे तुम्हारे 12th के टॉपिक्स में मौत आए, तो मैं ये नहीं चाह रही। मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रही हूं, अगर तुम्हारी 12th तुम्हें अच्छे से अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को कहीं और डेविएट नहीं होना है, तो तुम अभी धीरे धीरे आराम से 12th पढ़ो, जब रिवीजन होगा 11th का तब तुम रिवीजन करना, ठीक है? और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम इतने छोटे टारगेट्स को अचीव कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम वो छोटे टारगेट्स को पढ़ के आना, ठीक है? मैं ऐसे टॉपिक्स दूंगी जो शायद तुम 15 मिनट में पढ़ लो, 15 मिनट में रिवाइज कर लो बेसिकली, और अगले दिन उससे रिलेटेड मैं कोशिश करूंगी बेटा, कभी कभी हो सकता है कि मैम के पास भी बैचेस का बहुत ज्यादा लोड हो तो मैं क्वेश्चंस ना लेके आ पाऊं, पर हो सकता है, मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी कि जब भी मैं तुम्हें एक टारगेट दूं उसके अगले दिन ना बेटा उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस मैं तुमसे पूछूं, ठीक है? तो उससे अगले दिन मैं तुम्हें उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगी, चलेगा? सारी आर्मी मेरे को बताएगी क्या इस तरीके से 11th के टास्क दे तो अपन बेटा ढंग से कर पाएंगे, चल पाएगा ऐसा, ठीक है? तो मैं छोटे छोटे टारगेट दूंगी, छोटे छोटे, ठीक है? तो आज मैं पहले ही तुम्हें टारगेट दे देती हूँ क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूं बेटा, मैं बाद में भूल जाऊंगी। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा 11th का एक टारगेट दे के जा रही हूं जो तुम्हें बेटा पढ़ के आना है, और जिससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम कल के क्लास में करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है? लेकिन बेटा मैं तुम्हें फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इसका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लोड अपने दिमाग पे नहीं लेना कि मैम ने हमें टास्क दे दिया, ओहो ओहो अब हमें करना ही पड़ेगा। हालांकि ये अगर फीलिंग आती है तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन बेटा मेरा मेन कंसर्न ये है कि तुम 12th का 12th के साथ साथ करो, सारे सब्जेक्ट्स का, उसमें कोई बैकलॉग नहीं आने दो। अगर बाय चांस तुम्हें लगता है इसके लिए टाइम तुम्हें नहीं मिल रहा है, इट्स ओके बेटा, हम लास्ट में जब बेटा 12th खत्म होने के बाद रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली तुम रिवाइज कर ही लोगे, ठीक है? तो ये समझ के चलना मेरे साथ में, ठीक है ना? एनिमल किंगडम चैप्टर का पूरा चैप्टर नहीं, पूरा चैप्टर नहीं, मैं छोटे टारगेट्स दे रही हूं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, आप कौन सा टॉपिक पढ़ के आएंगे बेटा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक पढ़ के आएंगे, ओनली बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है तुम्हारा 11वीं क्लास का। ये तुम बेटा एनिमल किंगडम का पढ़ के आना, कल हम इससे रिलेटेड कुछ 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और एकदम क्लास के लास्ट में करेंगे क्वेश्चन डिस्कस, ताकि जो बच्चा नहीं भी पढ़ के आया है, जिसको नहीं करने का है, तो उसका टाइम वेस्ट भी ना हो, ठीक है? चलो चलो, शाबाश मेरी आर्मी, बहुत बहुत बढ़िया, डन है। पक्का वादा अपने आप से करना है कि यार जेन्युइनली मैं ट्राई करूंगा, और अगर मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो मैं जेन्युइनली पढ़ाई को जिस रेगुलर वे में कर रहा हूं या कर रही हूं, और बहुत अच्छा लगता है देख के कि जब बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं मैम कोई बैकलॉग्स नहीं है, सही से हो रहा है, ठीक है? चलो बहुत बहुत बढ़िया, वेरी वेरी नाइस, ठीक है? अब बेटा आज हम क्या करेंगे? आज हम
मेमोरी ग्लैंड्स और लैक्टेशन वाला टॉपिक फिनिश करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा oogenesis स्टार्ट हो जाए, अगर नहीं भी होगा स्टार्ट तो oogenesis हम कल की क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। चलो बेटा, पिछली क्लास में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, जो बच गए थे उसको एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे, बट पहले थोड़े से उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद बेटा मैं आपको फटाफट से थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगी। एक होमवर्क देके गई थी, होमवर्क के आंसर ज्यादातर बच्चों ने सही दिया था, ठीक है। और होमवर्क का आंसर जो है ना इसमें मिल जाएगा, होमवर्क का आंसर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। जो आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं उसके लिए बेटा धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। अभी पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा, पोल करा रही हूं मैं, लेकिन बेटा पोल सबके पास जाता नहीं है। जिसके पास नहीं जाएगा प्लीज बेटा आप क्या करना, आपके पास अगर पोल नहीं जाता है आप नॉर्मली कमेंट्स पे आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल कमेंट्स पे भी आंसर दे देंगे तो चलेगा मेरे को, ठीक है। चलो क्वेश्चन कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ठीक है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। यार वीडियो क्या तुम्हारी चैट्स इतने स्लो क्यों हो गए अचानक से। चलो तो इसका आंसर क्या देती है जनता, हाइमन इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये मैंने होमवर्क में भी दिया था बच्चों, अगर याद आ रहा हो तो हाइमन किस चीज का पार्ट था, हाइमन मैं पहले मार्क कर देती हूं, ओके ओके ओके। देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। तो बेटा जी देखो, हाइमन एक एक्सटर्नल, बहुत ही गंदा परफॉर्मेंस रहा तुम लोगों का, सिर्फ 50% बच्चों ने बेटा ऑप्शन सी आंसर दिया है। हालांकि यहां पे बहुत सारे बच्चे ऑप्शन सी आंसर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, चलो कमेंट्स में सही दे रहे हैं। पर ये जो आंसर बेटा तुम लोगों ने दिया है इसमें तुम लोगों ने अपना लॉल कर लिया है। बी क्यों दे रहे हो भाई, बी क्यों दे रहे हो बेटा, यहां पे इज अ रिलायबल दिया है नलायकों। देखो क्या बोला है, हाइमन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाइमन क्या करता था, वजाइना के ऊपर पार्शियल कवरिंग करता था। मैंने कहा भी था आपको कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये टूट सकती है, ये मेम्ब्रेन हाइमन वाली, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये क्वाइटस के वक्त में टूट जाए। हैवी एक्सरसाइजर्स, हॉर्स राइडिंग, मैंने आपको बोला भी था एक बारी, वो देख के आना, वो टैम्पॉन्स मैंने कहा था ना, जो फीमेल्स क्या करती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपने वजाइना में इंसर्ट करती है मेंस्ट्रुअल कप्स या टैम्पॉन्स, उसको इंसर्ट करने के दौरान भी वो टूट सकता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन क्या टूट सकती है, तो डेफिनेटली टूट सकती है, बट प्रेजेंस या एब्सेंस हाइमन की इट इज रिलायबल नहीं बेटा, इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। वर्जिनिटी का मतलब क्या होता है, वर्जिनिटी का मतलब होता है जिन्होंने अभी तक कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है, सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ वर्जिन। लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया यानी कि क्वाइटस नहीं किया, तो क्या ये वर्जिनिटी का इंडिकेटर है, नहीं बेटा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि क्वाइटस होने पर ही ये टूटेगी, किसी और रीजन से भी टूट सकती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। लीडर बोर्ड हर्ष, प्रियांशु, ऋषिकेश, अर्जित एंड उत्कर्ष पांडे। चलो अब बेटा अगला क्वेश्चन पूछा जाए। आई होप ये क्लियर है, अगर क्लियर है तो मेरे को बेटा एक बारी क्या दे दो, एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो, एक बारी मेरे को थम्स अप दे दो। अरे भाई पोल आ जा वापस। हाँ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, बस मेरे लिए ग्रीन टी, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा या वेजाइनल ओपनिंग। हाँ ठीक है, तो क्या बोला, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, अगेन बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट है। एनसीईआरटी की बिल्कुल क्लियर लाइन कहती है, और आप लोग कमेंट्स में भी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चा पार्टी। जिसके पास पोल नहीं आ रहा बेटा उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। बेटा देखो मैं टीचिंग में आपको बेस्ट दे सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ कि बेस्ट करूं। ये अपने टेक डिपार्टमेंट इसको देख रहा है भी, अगर किसी के पास पोल नहीं जा रहा है वो सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज इसके लिए मेरे से नाराज मत होइएगा कि मैम हमारे पास नहीं पोल आ रहा है, आप कुछ कीजिए। हम बस इन्फॉर्मेशन पास करते हैं बेटा, बाकी तो टीम काम कर रही है पीछे से, देखते हैं क्या कर रही है, ठीक है। तो वेरी गुड, मॉन्स प्यूबिस है इसका आंसर। और एक बार शो रिजल्ट्स कर लेते हैं, देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने इसका सही आंसर दिया है। क्वाइट गुड, 80% ऑफ द पॉपुलेशन अराउंड आपने सही आंसर दिया है, तो अच्छा परफॉर्म किया। और लीडर बोर्ड में साक्षी, वरदान, सम्यक, आयुष, परीक्ष गौतम,
विशाल कुशवाहा, वेरी वेरी गुड। मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू विच इज कवर्ड बाय बेटा स्किन, प्यूबिक हेयर से कवर्ड था। मैं उसको रिवाइज भी अभी आपको करवाऊंगी, लेकिन एक बार हम लास्ट क्वेश्चन पोल्स वाला कर लेते हैं और फिर मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसको फटाफट से एक बार आप बेटा सॉल्व कीजिए। मैं 30 सेकंड का टाइमर दे देती हूँ, ठीक है। इसको फटाफट से बेटा आप ट्राई करिए एक बारी। Which statement is incorrect regarding female external genitalia? Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. The clitoris lies at the upper junction of the labia minora above the below the urethral opening. Hymen is not a reliable indicator of virginity. Labia majora are fleshy fold of tissue. हालांकि इसको बोलते बोलते मेरे मुंह से आंसर निकल गई, क्योंकि मैं यूजुअली सही स्टेटमेंट्स बोलते बोलते सही स्टेटमेंट निकल गया था जो इसमें गलत दिया हुआ था। तुम लोगों ने पकड़ लिया होगा कई लोगों ने, ठीक है, बट चलो नहीं भी पकड़ पाए तो देख लेते हैं। इसमें पूछा इनकरेक्ट कौन सा है, तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक बार देख लेते हैं कितने लोगों ने। इसमें बहुत सारे लोगों को मौत आई होगी, मुझे पता था इसमें गलत करोगे, मुझे पता था इसमें गलती होगी, ठीक है। देखो आंसर 33% ओनली, और समय भी लिया नहीं। बाबू, ये क्या है नाम, बाबू जालेला, और श्रेयांश, जयंश, अच्छा ठीक है, सब लोगों ने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अर्जुन, जिन्होंने अपना नाम सही नाम नहीं लिखा है तो अब क्या ही बताएं, ठीक है। चलो बेटा देखो, मॉन्स प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर, ये बात बिल्कुल सही है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ये भी बिल्कुल सही है। हाइमन की प्रेजेंस रिलायबल इंडिकेटर नहीं होती है वर्जिनिटी का, ये भी सही है। इसमें गलती क्या है बेटा, इसमें गलती क्या है, क्लिटोरिस लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, बिलो नहीं अबव। अब वो डायग्राम को याद करो जो डायग्राम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। चलो चलो अब बेटा हम क्या करते हैं, हम एक बारी पिछली क्लास का रिवाइज करते हैं। ये डायग्राम बनाया था बच्चों, एंड आई अप्रिशिएट ऑल द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली वर सिटिंग हियर एंड बिहेविंग लाइक स्टूडेंट्स एंड हु एक्चुअली मतलब actually appreciated the way we took and we read this content, ठीक है। क्योंकि आप अगर बेटा अच्छे विचारों के साथ में और सही मन के साथ में बैठ के पढ़ाई करेंगे तो टीचर को भी अच्छा लगेगा, है ना, तो अच्छी बात है। और बाकी जो बेटा दुष्टता करता है, मैंने तो लक्ष्य बैच में ठान के आई थी कि भैया हटाओ इन स्पैमर्स को, हम देखेंगे ही नहीं, ऐसा इग्नोर करेंगे। ऐसा बोलते हैं ना कि यू कैन लव मी, यू कैन हेट मी, यू कांट इग्नोर मी, बट स्पैमर्स को वी विल इग्नोर, आई विल हेट एंड आई विल इग्नोर, ठीक है। चलो अभी बेटा ऐसा हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ा था, फटाफट से बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं और क्या करते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। सिर्फ एक्सटर्नल जेनिटेलिया नहीं, मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्विक रिवीजन कराती हूं। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, और ओवरी बेटा क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों था, क्योंकि उसमें गैमीट बनते थे और उसमें हार्मोन भी बनता था जैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ओवरी लिगामेंट की मदद से आपके यूट्रस की वॉल से और पेल्विक वॉल से अटैच होती है। 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ डायमेंशंस दी हुई थी। ओवरी के पूरे भैया ग्रीन टी चाहिए थी, है ही नहीं भैया, हो भैया, अरे बताती हूँ मैं आपको, रुको तो क्या बोलते हैं यार, क्या मैं बोल रही थी, ग्रीन टी घर से लानी पड़ेगी यार। मैं बोल रही थी कि पूरे ओवरी के स्पेस को बोला जाता है स्ट्रोमा, और ओवरी के बाहर वाला जो एरिया था वो था कॉर्टेक्स, जिसमें फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं। और सेंटर वाला एरिया क्या था बेटा, सेंटर वाला एरिया था मेड्यूला, जिसमें आपको ब्लड वेजल्स दिख रहे थे, राइट। ओवरी से एग को कलेक्ट करने के लिए जो ट्यूब थी उसे बोलते हैं बेटा फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, जिसके कितने पार्ट्स थे बच्चों, 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से, फटाफट से सारे सपोले बताएंगे। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम फर्स्ट पार्ट था, फनल शेप पार्ट था, जिसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे जिसे फिम्ब्रिये बोलते थे, टू कलेक्ट द एग। इनफंडिबुलम क्लोजेस्ट टू ओवरी होता है। फिर आता है एम्प्यूला, वाइडर पार्ट होता है जहां फर्टिलाइजेशन होती है। फिर आता है बेटा इस्थमस, जो लास्ट पार्ट होता है जो आपके यूट्रस से कनेक्टेड होता है। यूट्रस बेटा क्या होता है, यूट्रस इन्वर्टेड पियर शेप होता है, वूम्ब भी बोलते हैं, हिस्ट्रा भी बोलते हैं, मदर उसके अंदर अपने बेबी को कैरी कर रही होती है। उसके फंडस वाले पार्ट पे बेटा क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। उसकी अगर वॉल की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 वॉल थी, पेरीमेट्रियम आउटर वाली, मायोमेट्रियम बीच वाली। ये टीवी बंद होने वाला है, प्लीज इसको देख लो। कोई मेरी बात नहीं सुनता है बेटा। हाँ, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, जिसमें विगरस जबरदस्त कॉन्ट्रैक्शंस होती है जब चाइल्ड बर्थ होना होता है, क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स होती है, जो आप पार्चुरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और एंडोमेट्रियम वो लेयर होती है बेटा जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट चेंजेस दिखते हैं
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि वो हर महीने बनती है और हर महीने वो वॉल टूट जाती है। और इसका कारण क्या है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप सुनोगे मतलब समझोगे, ठीक है। हाँ, हम सुनते हैं मैम, ठीक है, आप तो सुनते हैं। अच्छा, एक बच्ची ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था और मैंने उस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट्स में पिन कर दिया था, मुझे उस बच्ची का नाम याद नहीं आ रहा, बट मैंने पिन कर दिया था। उसने मुझसे पूछा था कि मैम आपने बताया था कि ओवरी के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, बट एनसीईआरटी कहती है कि वो थिन एपिथेलियम होती है। आप एक बार एनसीईआरटी एक बार पढ़िए, उसमें दिया है थिन एपिथेलियम। तो मैंने आपसे क्लास में भी कहा था बेटा, और मैंने क्लास में कहते वक्त में ना, जो ओवरी का डायग्राम है ना, आपने जहां ओवरी का डायग्राम बनाया हुआ है वहां पे जाके उस वाले टॉपिक को एक बार खोलो, मैं वहीं पे लिखवा दे रही हूं। मैंने क्लास में भी पढ़ाते वक्त कहा था कि बेटा पता नहीं एनसीईआरटी में वो एपिथेलियम के बारे में दिया है या नहीं, जो मैं जर्मिनाल एपिथेलियम बता रही थी। मुझे लगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया सिर्फ दी हुई है, हालांकि ट्यूनिका एल्बुजिनिया नहीं दी हुई है, वो एपिथेलियम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिसके बारे में दिया हुआ है मैं दोनों लिखवा देती हूँ। हमारा ओवरी थोड़ा डिस्टॉर्टेड बन गया है। तो आपने जैसे कि इसके बारे में लिखा था ना बेटा कि ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया कनेक्टिव टिश्यू, और मेरे को लगा था शायद ये दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, एपिथेलियम के बारे में नहीं दिया हुआ, बट एपिथेलियम के बारे में दिया है। तो इसके बाहर ना बेटा एक एपिथेलियम होती है, दैट एपिथेलियम इज द जर्मिनाल एपिथेलियम। और मैंने इसको कमेंट को पिन भी करा दिया था, आई होप आप लोगों ने देख लिया हो। जिन्होंने वो कमेंट पिन किया हुआ बेटा नहीं देखा है तो आप इसको अपनी मतलब अपने नोट्स में ऐड कर लो। इस ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर बेटा ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है और ये एपिथेलियम होती है जर्मिनाल एपिथेलियम। और इस जर्मिनाल एपिथेलियम के बारे में हमने एनिमल टिश्यू में जरूर पढ़ा होगा। तो ये चीज आप एक नोट कर लो बच्चों, ठीक है। क्या आपको समझ आया मैंने क्या बोला? तो मुझे सडनली याद आया, हालांकि मैंने कमेंट्स में भी लिखवा दिया था, ठीक है ना। यस, अंशिता सिंह ने पूछा था मैम। हाँ चलो, तुम लोगों ने कमेंट्स देखा है तो तुम लोगों ने बोला होगा। चलो ठीक है, डन है, डन है। ये वाली बात ऐड कर लोगे ना बेटा, ये वाली बात बेटा ऐड कर लोगे ना कि आपके ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाहर में आपकी एपिथेलियम जो है वो कौन सी एपिथेलियम है? जर्मिनाल एपिथेलियम। मैं एक बार बेटा इनको बोल देती हूँ, क्या मेरे टीवी ये वाला बंद हो रहा है, इसको प्लीज देख लेना, कमेंट्स वाला। यस, अब बेटा आगे हम क्या बोल रहे हैं? हमने यूट्रस के बारे में बोला, वॉल के बारे में बोल लिया। एंडोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर होती है, मतलब उसमें अच्छी खासी ब्लड वेजल्स होती है और उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप पढ़ोगे इसके पूरे बारे में, इसके बारे में। और बेटा यूट्रस ओपन करती है इनटू वजाइना वाया सर्वाइकल कैनाल। सर्विक्स वाला पार्ट पढ़ा था ना, और सर्विक्स जो होती है वो वजाइना के साथ में मिलके बनाती है बर्थ कैनाल, क्योंकि बेबी का बर्थ जब होता है तो वो सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बेटा उस कैनाल के थ्रू बाहर आ रही होती है, वजाइना एंड सर्विक्स, इसीलिए उसे बर्थ कैनाल बोलते हैं। वजाइना को बोला जाता है बेटा कॉप्युलेटरी कैनाल, क्वाइटस के लिए वो यूज होता है, ठीक है। अच्छा, फिर जिसमें थोड़ी सी हो सकता है आपको समस्या आई हो, लेकिन हमने कोशिश किया था बेटा, हमने कोशिश ये किया था कि आपको दिक्कत ना आए, इस डायग्राम के थ्रू हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ने की कोशिश की। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा फटाफट से रिवीजन करते हैं, 5 पार्ट होते हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लेटोरिस एंड हाइमन। बट हाइमन मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मॉन्स प्यूबिस ये दिख रहा है कुशन ऑफ फैटी टिश्यू जिसमें प्यूबिक हेयर होते हैं। मॉन्स प्यूबिस से ये जो व्हाइट कलर के पेयर्ड स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए हैं, फ्लैशी फोल्ड ऑफ पेयर्ड टिश्यू, फैटी होता है और इसमें भी हेयर हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के नीचे में अगेन पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे बोलते हैं लेबिया माइनोरा। इसमें फैट नहीं होता, इसमें हेयर नहीं होता, लेकिन इसकी सबसे खास बात जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर, नॉट एट द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर फिंगर लाइक टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड एज क्लिटोरिस इरेक्टाइल होता है। इरेक्टाइल होता है वो किसके जंक्शन पे प्रेजेंट है? लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट है, यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर, अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, ठीक है। और यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होगा तुम्हारा वो वजाइना, और वजाइना के ऊपर पार्शियल, वजाइना को कंप्लीटली कवर नहीं किया है, वजाइना के ऊपर पार्शियल कवरिंग होती है किसकी? हाइमन की। ये तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट, ये तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट। और इसके लिए बेटा मैंने तुम्हें ये वाला डायग्राम भी एक दिखाया था, अगर याद आ रहा हो, मैंने ये वाला भी डायग्राम एक दिखाया था बेटा क्लास में, ठीक है। आई होप लेक्चर के बाद तुमने देख लिया हो। बेटा एक अतिरिक्त ज्ञान वाली मैं बात करूंगी, सिर्फ उसलिए करूंगी कि आपको कभी ये ना लगे कि मैम हमने फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स लिखा नहीं, पर मैं आपको पहले से बता दे रही हूं, दिस इज अतिरिक्त ज्ञान। आप चाहो
नीट एग्जाम के लिए कंप्लीटली इसे स्किप कर सकते हो। और इसीलिए क्योंकि ये अतिरिक्त ज्ञान है बेटा, तो हम ज्यादा ज्ञान नहीं बहाएंगे, ज्यादा ज्ञान की धारा हम नहीं बहाएंगे, हम सिर्फ अतिरिक्त ज्ञान में थोड़ा सा क्या करेंगे बेटा, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो शुरू करें बच्चों, यस, विथ फुल जोश, विथ फुल एनर्जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आज का टॉपिक एक्चुअल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम अतिरिक्त ज्ञान में फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा सा लिखने वाले हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो बहुत ही छोटे से पार्ट में बेटा इसे कंप्लीट कर देंगे, निपटा देंगे। ठीक है, शाबाश बच्चों। अच्छा लगता है अगर जब आप कहते हैं कि मैम हमें क्लास में याद हो जाता है, कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे बेटा सारे बच्चे, तो क्यों नहीं याद होगा, 100% याद होगा बेटा क्लास में, 100% क्लास में याद होगा अगर आप कंसंट्रेशन के साथ में सुनेंगे। तो ये बेटा मैं वही, आप पूछेंगे कि क्या मैम हमें डायग्राम बनाना है, ऑफ कोर्स बनाना है बेटा, क्योंकि मैं डायग्राम में एक आपको वो ग्लैंड्स दिखा देना चाहती हूं। तो ये हमने लेबिया मेजोरा बनाया, ये हम बना रहे हैं लेबिया माइनोरा, जो कि हमने पिछले डायग्राम में भी बनाया हुआ है, लेबिया माइनोरा। ठीक है, और लेबिया माइनोरा के जंक्शन पे बिल्कुल जल्दी जल्दी बना लो बेटा, इसमें कोई कलाकारी नहीं करनी। ये हमने बना दिया बेटा क्लिटोरिस, ये हमने बना दिया बेटा यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये यूरेथ्रा की ओपनिंग है। ये हमने बना दिया बेटा वेजाइना की ओपनिंग। ठीक है, ये हमने क्या दिखाया था बेटा, हाइमन। तो पहले मैं कुछ चीजों को लेबल कर देती हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया बेटा यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। ठीक है, और ये मैंने बनाया वजाइना या वजाइनल ओपनिंग। ठीक है ना, अब मैं वो ग्लैंड्स दिखा देती हूं आपको। ठीक है, ठीक है, यस। ध्रुव राठौड़, अगर आप चैट बॉक्स में स्पैमिंग करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि मैं ना दूसरे बच्चों की सरदर्दी करवाऊंगी और ना मैं अपनी सरदर्दी कराऊंगी, और आप अगर ब्लॉक हुए बेटा आप परमानेंटली ब्लॉक हो जाएंगे। समझ आई बात, समझ आई बात। कोई भी बच्चा फालतू की स्पैमिंग चैट बॉक्स में अगर करेगा, मैं प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूं बेटा, क्योंकि मैंने सोचा ही हुआ है कि मैं अपना दिमाग बिल्कुल खराब नहीं करूंगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो फोकस होकर पढ़ना चाहते हैं क्लास में। तो मैं क्यों उनके ऊपर फालतू में गुस्सा करके कुछ भी दिखाऊं। ठीक है, तो फालतू की बातें नहीं करनी है बेटा, ठीक है ना। चलो, पढ़ाई करने आए हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, नथिंग एल्स। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई डोंट वांट एनी नॉनसेंस। मैम एक्स्ट्रा ज्ञान लिख लो, अतिरिक्त ज्ञान लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। अरे स्पेलिंग गलत हो गई यार। हाँ, एक बच्चा कह रहे मैम नहीं लिखे तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बट बेटा टाइम वेस्ट क्यों करना है, लिख ले यार, 2 मिनट का ही तो काम है, 2 मिनट ही तो लग रहे हैं। कितना ही टाइम लग रहा है बेटा, कितना ही टाइम लग रहा है। बार्थोलिन्स ग्लैंड बेटा, बस मैं इसलिए देख, मैंने और कुछ नहीं लिखवाना, मैंने बस इतना ही लिखवाना है, मैंने और कुछ भी नहीं लिखवाना, इसके अलावा मैं कुछ लिखवा ही नहीं रही हूं। पहले इसको नोट करो, बस दैट्स इट, बस इतना ही, बस इतना ही। ठीक है, फटाफट से इसे बेटा सारे बच्चे नोट करेंगे प्लीज, फटाफट से इसे सारे बच्चे नोट करेंगे प्लीज। यस, नोट कर लिया क्या, नोट कर लिया क्या। देखो 2 ही ग्लैंड्स हमने लिखा रखी है बेटा, एक हमने लिखा है पैरायूरेथ्रल ग्लैंड्स
और एक हमने लिख रखा है बेटा बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। तो दो ही बेटा ग्लैंड्स, पेयर्ड ग्लैंड्स होती हैं जो फीमेल में आपको दिखती है। एक हमने लिखा हुआ है पैरा यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ओपनिंग के पैरा मतलब साइड में, पैरा यूरेथ्रल मतलब यूरेथ्रा के साइड में, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, स्कीन्स ग्लैंड। और एक हमने बेटा वजाइना के साइड में बनाई हुई है जिसे बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। आप चाहो तो याद रख सकते हो, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। आपको पता है बेटा ये पूरी जो ग्लैंड्स है, आपको सिर्फ टर्म्स ही थोड़े बहुत अगर कभी अगर मिल जाए ना बाई चांस, कभी पेपर में नहीं पूछे गए हैं बेटा, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगेगा कि यार हमने सुने ही नहीं है। बट बेटा मैं एक बात सच्ची बताऊं, अगर कोई टीचर इसे नहीं भी पढ़ाता है ना, तो उसमें ऐसा नहीं कि उस टीचर ने आपको कम पढ़ा दिया है, नहीं। जो काम का नहीं है वो टीचर उसको नहीं पढ़ा रहा है तो अच्छा कर रहा है, ठीक है। और या तो क्लियरली मेंशन कर दो ये एक्स्ट्रा है। तो ये जो पूरा स्पेस होता है ना बेटा लेबिया माइनोरा के अंदर, जो ये पूरा स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर तुम्हें बेटा क्या दिख रहा है, वेजाइना की ओपनिंग दिख रही है, यूरेथ्रा की ओपनिंग दिख रही है, यूरेथ्रा के साइड में ग्लैंड्स दिख रहे हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स या स्कीन्स ग्लैंड, या वेजाइना के साइड्स में ग्लैंड दिख रहे हैं क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जो सॉरी बार्थोलिन्स ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है। सिक्रीशंस ही है बेटा जो कहीं ना कहीं उस रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को की पीएच को मेंटेन करने में बेसिकली हेल्प कर रहे हैं, या किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रहे हैं। बेसिकली कोई फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, नाम भी इसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये ग्लैंड जिस स्पेस के अंदर प्रेजेंट है ना बेटा, इस पूरे स्पेस को बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। तो वेस्टिब्यूल इज द एंटायर स्पेस, दिस एंटायर स्पेस बेटा इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल, ठीक है। दैट्स इट। इसको फटाफट से बेटा नोट करो, फिर मेमोरी ग्लैंड पे हम मूव करेंगे। फटाफट से बेटा नोट करो, फिर हम आगे मूव करेंगे। जल्दी जल्दी डन करो। ये पूरे लेबिया माइनोरा के अंदर जो पूरी स्पेस है, उस पूरी स्पेस को बोला जाता है, उस पूरी स्पेस को बोला जाता है वेस्टिब्यूल। डन कर लो बच्चों एक बारी फटाफट से, क्विकली क्विकली बेटा, क्विकली क्विकली, ठीक है। डन हो गया है सभी का? डन डना डन 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 डना डन डन, पक्का? चलो अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ग्लैंड, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड जो एक चीज हमें पढ़नी है वो है लैक्टेशन। तो हम लैक्टेशन वाला टॉपिक जो एनसीईआरटी में एकदम लास्ट में दिया हुआ है, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डेवलप, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन करके दिया हुआ है, हम लैक्टेशन को यहीं पे कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। हम लैक्टेशन को यहीं पे कवर कर लेंगे। इतने सुंदर 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 बेटा लैक्टेशन के एनिमेशंस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत सुंदर एनिमेशन है, ठीक है। वो सुंदर एनिमेशन हम पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद देखेंगे। और मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, हालांकि एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत अच्छा दिया हुआ है और हम भी अच्छा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से ही क्लियर हो जाता है बच्चों को, आज तक का एक्सपीरियंस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हमारे पास बहुत खूबसूरत एनिमेशन है जिससे हम लैक्टेशन वाला जो पूरा वीडियो है वो समझ पाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, मेमोरी ग्लैंड्स जो होते हैं फंक्शनल होते हैं। ऑफ कोर्स मैमल्स हैं तो मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड है, बट फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं फीमेल्स के केस में होते हैं, राइट, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअल में एक मॉडिफाइड ग्लैंड है, मॉडिफाइड ग्लैंड है। एक्चुअल में किसका मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन होता है बेटा स्वेट ग्लैंड का। तो एक दो बातें पहले इससे रिलेटेड हम लिख लेते हैं। जब मैं आपको डायग्राम बनवाऊंगी बेटा, तो डायग्राम आप क्या करना, लैंडस्केप में बनाना। तो नए पेज में एक लैंडस्केप में आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, फ्रेश लैंडस्केप में। अभी अगर आपके पास बेटा थोड़ा बहुत स्पेस है तो आप थोड़े बहुत स्पेस पे से जरूर इससे रिलेटेड दो चार बातें जो मैं लिखवाना चाह रही हूं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी ग्लैंड्स बेटा एक्चुअल में क्या होता है? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। इट इज बेटा अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। समझ आ रही है बात? इट इज अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। कुछ दो चार बातें और हम क्या लिख सकते हैं? It is located on pectoralis major muscles। जिन मसल्स के pectoralis, जिन मसल्स के ऊपर बेटा ये लोकेटेड होती है, उन मसल्स को बोला जाता है pectoralis major muscle। तो pectoralis major muscles के ऊपर मेमोरी ग्लैंड्स लोकेटेड होती है, जो कि एक तरीके का मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ बेटा अलग अलग, देखो ऑफ कोर्स मेल में भी है फीमेल्स में भी है, बट आप देखते हो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स फीमेल्स में आपको दिखती है बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स। तो इसकी ग्रोथ
प्रेगनेंसी के दौरान भी होती है और इसकी ग्रोथ बेटा प्यूबर्टी के दौरान भी होती है। तो प्यूबर्टी के दौरान इसकी ग्रोथ को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है बेटा? ईस्ट्रोजन। और जब प्रेगनेंसी होती है तो इसका ग्रोथ कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन। और भी हार्मोन्स होते हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, और ऑफ कोर्स और भी हार्मोन्स है जैसे प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन किस ग्लैंड का हार्मोन है, कोई बता सकता है? प्रोलैक्टिन, अच्छा, मेजर लिखना भूल गई क्या? अच्छा बेटा, कोई मुझे ये बताएगा कि प्रोलैक्टिन किसका हार्मोन है? ठीक है मेरे प्यारे नलायकों, मैं लिख देती हूं यहां। हाँ बेटा, कोई मुझे बताएगा कि प्रोलैक्टिन जो है बच्चों वो किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? हाँ, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस? एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, किसका? पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, पिट्यूटरी का हार्मोन होता है। ये बात आप लोगों की कतई सही है, एकदम गलती से तुम लोगों ने सही आंसर दे दिया है, बिल्कुल बिल्कुल सही, शानदार। लेकिन एंटीरियर की पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, उन बच्चों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जिनको ये हार्मोन्स नहीं पता है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगी। मैं ये मान के चलूंगी कि आपको नहीं पता है कि हाइपोथैलेमस का कैसे हार्मोन होता है, क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से डायग्राम बना के समझाऊंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला मैमरी ग्लैंड की ग्रोथ फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान ईस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है उसके प्रेजेंस में होती है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन है और भी हार्मोन्स है बेटा। प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके मेनली इसका प्रेगनेंसी के दौरान ग्रोथ करवाते हैं। और जब मिल्क सिक्रीशन होना होता है जिसे हम लैक्टेशन बोलते हैं, मिल्क की सिक्रीशन, मिल्क की सिंथेसिस करानी होती है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है मिल्क की सिंथेसिस कराता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि नॉर्मल लाइफ में मिल्क की सिंथेसिस हो रही है? इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी मिल्क की सिंथेसिस नहीं होती, लेकिन जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है ऐसा क्या होता है कि मिल्क सिक्रीट होने लगता है और मिल्क इजेक्ट बॉडी के बाहर भी आने लगता है। उसका पूरा मैकेनिज्म आज हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा? सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। हम सबसे पहले बेटा सेक्शन पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डाल लो सेजाइटल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड। और इसे आप क्या करेंगे बेटा? इसे आप फ्रेश पेज से बनाएंगे। प्लीज पेंसिल से बनाना, मैं तो मिटा मिटा के बना लेती हूं बेटा, आपकी कॉपी गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, सेजाइटल सेक्शन ऑफ मैमरी ग्लैंड, समझ आ रही है बात? यस। तो अपन ऐसा सेक्शन कर रहे हैं बेटा। सेजाइटल सेक्शन का मतलब है, अगर तुम इमेजिन करो दिस द बॉडी, वी आर गोइंग टू कट द सेक्शन लाइक दिस। अगर मैं इस तरीके का सेक्शन कर रही हूं, मतलब मैंने ऐसे नहीं काटा, मैंने ऐसे सेक्शन नहीं किया, मैं इस तरीके का सेक्शन कर रही हूं। जिस सेक्शन को अगर मैं देखूंगी तो उसमें बॉडी का वेंट्रल पार्ट भी दिख रहा है मुझे और बॉडी का डॉर्सल पार्ट भी दिख रहा है, क्योंकि जब मैं ऐसे किसी का सेक्शन कर रही हूं और मैं फिर सेक्शन करने के बाद उसे साइड से ऑब्जर्व करूंगी तो उस स्ट्रक्चर में बॉडी का वेंट्रल पार्ट यानी ये वाला हिस्सा भी है और बॉडी का डॉर्सल वाला हिस्सा भी दिख रहा है। सेजाइटल सेक्शन, ठीक है। लैंडस्केप में बनाना है बेटा, कितनी करोड़ों बार बुलवाओगे मेरे से। चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके का डायग्राम हम बनाएंगे, कुछ इस तरीके का डायग्राम हम बनाने वाले हैं बच्चा पार्टी। तो शुरू करें कार्यक्रम, चलिए चलिए फटाफट से। यस एवरीवन, अब बेटा कुछ दिनों तक हो सकता है, कुछ दिनों तक मैं बोलना थी, कुछ दिनों तक हो सकता है कि मैं ना बोलूं। कुछ दिनों तक नहीं बेटा, कुछ टाइम तक हो सकता है मैं ना बोलूं, ठीक है। चलो, मैं तो कुछ दिनों तक मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारे तो मजे आ जाएंगे।
अरे यार, अरे यार, थोड़ा सा गड़बड़ होता है ना। अरे वॉइस प्रॉब्लम क्या है, मैं तो बोल ही नहीं रही हूं। अरे भाई बोल ही नहीं रही हूं। शो बोर्ड, अब शो हो रहा है बोर्ड, अब बोर्ड शो हो रहा है। अभी देखो मैं बना कैसे रही हूं बेटा, एक और इजियर बना के दिखाती हूं, ताकि वैसे इजियर क्या, जब मैं समझाऊंगी तो तुम्हें इजी लगेगा, जब समझाऊंगी तो इजी ही लगेगा। पहले यहां तक बनाओ, क्योंकि मेरे को एक एक चीज आपको समझानी है। मैं अब समझाते समझाते फिर मैं बताऊंगी, अगर मैं एक ही बार में बना लूंगी तो तुम्हें नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए पहले तुम यहां तक बनाओ। पहले मैं ये समझाऊंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ठीक है, करो। अरे साइड हट जाओ मैम, साइड तो हट गई यार, हट तो गई। यार एक बार मुझे यहां खड़े होने दो, एक सेकेंड। हाँ, यहां तक पहले एक बार ही बना लो बेटा। 4 बना सकते हो, अरे ऑफकोर्स बना सकते हो। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 ऐसे लोब्स होते हैं। अब मैं दिखा नहीं सकती, नहीं तो मैं इतना बेटा छोटा छोटा बनाऊंगी तो तुम्हें दिखेगा ही नहीं। जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, यस एवरीबॉडी, जल्दी 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 जल्दी। अरे 4 बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ प्रतीक जी हो गया अपन साइड। डन 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 सभी का। पक्की बात, पक्की बात। देखो बेटा, मेमोरी ग्लैंड, देखो हमने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड का ऐसे सजाइटल सेक्शन किया। यहां अपनी रिब्स भी तो है, यहां हमारी रिब्स भी तो हैं। तो जब हम सेक्शन कर रहे हैं तो आपको रिब्स भी कटी हुई दिख रही है ना, गोल 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 गोल। मेरे को समझ मैम पोर्ट्रेट में भी बना सकते थे ना। अरे भाई लेबलिंग करूंगी तो मौत आ जाएगी ना, इसलिए पोर्ट्रेट में नहीं बनवाया। ठीक है, तो बेटा मेरे को एक बात बताओ कि जब अपन ऐसे करके काट रहे हैं, सेक्शन कर रहे हैं, तो रिब्स के भी तो कट एंड्स हमें दिखेंगे ना, उसके जो एंड्स कटे हुए हैं वो भी तो दिखेंगे। तो ये जो गोल 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 हमने दिखाया ना बेटा, ये कट एंड्स ऑफ द रिब है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये कट एंड ऑफ द रिब्स है। इसको लिखिए, कट एंड्स ऑफ द रिब्स। ठीक है ना, यस यस। डायग्राम थोड़ा हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है बेटा। अभी मैं आपको समझाऊंगी ना, एक एक करके इसको जूम करके दिखाऊंगी, आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स है, दे आर लोकेटेड ओवर द मसल्स, दे आर कॉल्ड पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे मसल्स दिखा देती हूँ। ये जो मैं व्हाइट कलर से दिखाना चाह रही हूँ बेटा, दीज आर पेक्टोरालिस मेजर मसल्स।
ये मैं जो व्हाइट कलर से दिखा रही हूं ये पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है जिनके ऊपर मेमोरी ग्लैंड लोकेटेड होती है और इन पे फैट का डिपोजिशन होना चालू होता है, इनमें फैट का डिपोजिशन होना चालू होता है। और आप देखोगे कि ऑफ कोर्स बेटा द साइज ऑफ मेमोरी ग्लैंड विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फैट डिपोजिशन। तो इन पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर जिनके ऊपर ऑफ कोर्स ये ग्लैंड्स लोकेटेड है और जो ऑफ कोर्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, इनमें जब बेटा फैट का डिपोजिशन होना चालू होता है और ऑफ कोर्स हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में इनकी ग्रोथ दिख रही है आपको, राइट। अब ये मसल्स कौन सी दिखाई बेटा मैंने, ये मसल्स मैंने आपको दिखाई पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स। समझ आ रही है बात? क्या यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या, क्या यहां तक कोई दुख दर्द समस्या, कोई दुख दर्द समस्या? आप देखोगे बेटा यहां पूरा यहां पे ना इस तरीके से फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है। आप देखोगे इस तरीके से यहां पूरी फैट की डिपोजिशन होती है बेटा। तो मेमोरी ग्लैंड पर पूरा ये जो फैट का डिपोजिशन आपको दिखता है, एडिपोज टिश्यू जो आपको दिखता है, इसी एडिपोज टिश्यू का जो अमाउंट है दैट डिसाइड्स द साइज ऑफ द मेमोरी ग्लैंड। सो ऑफ कोर्स फैट डिपोजिशन है, दिस इज ऑल द एंटायर फैटी टिश्यू, दिस द एंटायर फैटी टिश्यू, ये पूरा फैट है, पूरा फैट है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं दिस इज एडिपोज टिश्यू या फैट। एडिपोज टिश्यू किस टिश्यू के अंडर में आता है? एडिपोज टिश्यू किस टिश्यू के अंडर में आता है? एनीबडी, एनीवन फ्रॉम द लक्ष्य बैच, जल्दी बताइए। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा ये बिल्कुल टेस्टिस जैसा है। एक बारी बेटा अपने घुटनों पे जोर डालो बेटा और याद करो कि हमने जो पढ़ा था, ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है और कनेक्टिव में लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर एरियोलर एडिपोज आपने पढ़ा था, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा था बेटा? ईच टेस्टिस हैज 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड एज सेमिनीफेरस, नहीं कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। मैम के थोड़ा ज्यादा जोर पड़ गया, ठीक है। कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। Each testicular lobule has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubule। ऐसा पढ़ा था ना तुमने, उसी तरीके से है। हर एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ बेटा लोब्स होते हैं, जिन लोब्स को बोलते हैं मेमोरी लोब्स या मेमोरी लोब्यूल्स, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी कहती है कि एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर ये जो हमने व्हाइट कलर से स्ट्रक्चर्स बनाए हुए ना, ये लोब्स बनाए हुए हैं। कितने लोब्स होते हैं बेटा? 15 से 20। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? तो ये हम बेटा इसकी लेबलिंग करें, इसकी लेबलिंग करें। ये क्या है? ये है मैम मेमोरी लोब्स। ये क्या है बेटा? मेमोरी लोब्स। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा कितने मेमोरी लोब्स होते हैं? ईच मेमोरी ग्लैंड, इसलिए मैंने लैंडस्केप बोला था क्योंकि आपको ना नोट्स लिखने में आसानी होगी, आपको नोट्स लिखने में आसानी होगी। 15 से 20 लोब्स, 15 से 20 लोब्स, ठीक ठीक। यस 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 बच्चा पार्टी, ठीक है ना। अब बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो चीज मैं साइड में बना रही हूं अभी, उसे अभी मत बनाओ। मैं उस चीज को साइड में बनाऊंगी, अगले पेज पे जूम करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे दिखाना है कि मिल्क कैसे बनता है। तो मैं वापस से बनाऊंगी, तुम्हें अभी जूम करके नहीं बनाना, तुम्हें मैं बस हेल्प कर रही हूं ये समझने में कि मैंने एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर दिखाया क्या है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर बेटा मैंने कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं ना, ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल अंगूर जैसे स्ट्रक्चर। अंगूर देख लो, अंगूर इमेजिन करो, अंगूर इमेजिन करो। हालांकि मैंने अंगूर जैसा नहीं बनाया है ऑफ कोर्स। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जिन्हें बोला जाता है मेमोरी एल्वियोलाई। जिन्हें क्या बोला जाता है? मेमोरी एल्वियोलाई। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया हमने। तो ये बेटा जो स्ट्रक्चर हमने बनाए हुए हैं, जो ऐसा लगता है अंगूर के गुच्छे हैं, अंगूर के गुच्छे हैं, ये कहलाते हैं मेमोरी एल्वियोलाई या मेमोरी एल्वियोलस सिंगुलर, ठीक है। और मेमोरी एल्वियोलाई से जो छोटे, अब देखना बेटा मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना ताकि इस डायग्राम में लेबलिंग करने में आसानी हो। मैंने क्या बोला? ये क्या है? एल्वियोलाई।
एल्वियोलाई से बेटा ये छोटे छोटे डक्ट्स निकले हैं, ये बेटा अभी से ध्यान से सुनो, ये वाला डक्ट, ये वाला डक्ट, ये वाला डक्ट, क्या सबको नजर आ रहा है मैं किस चीज की बात कर रही हूं? एल्वियोलाई बेटा एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मिल्क बनती है, जो मिल्क सिंथेसिस करते हैं, जिन सेल्स ही हैं जो सिक्रीशन करेंगे ना, सेल से हार्मोन डेफिनेटली उसकी सिंथेसिस करवाएगा, बट सेल्स ही तो सिक्रीट करेंगे। तो एल्वियोलाई बेटा वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें एक्चुअल में मिल्क सिंथेसाइज होता है और मिल्क स्टोर होता है, उसके अंदर मिल्क सिंथेसिस होती है, उसके अंदर मिल्क स्टोर हो रहा होता है। और वहां से जो बेटा छोटी छोटी डक्ट निकली ना, इन छोटी छोटी डक्ट को बोला जाता है मैमरी टिब्यूल्स। इन छोटी छोटी डक्ट्स को बेटा मेरे साथ में रिपीट करो, लर्न हो जाएगा, ये फ्लो चार्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मैमरी एल्वियोलाई में बना मिल्क किसके इन्फ्लुएंस में मिला मैं बताऊंगी, उसके अंदर मिल्क बनता भी है, उसके अंदर मिल्क थोड़ी देर के लिए स्टोर भी हो सकता है। और मैमरी एल्वियोलाई से बेटा ये जो छोटी छोटी डक्ट्स निकली है, इन्हें डक्ट नहीं बोलते, इन्हें बोला जाता है मैमरी टिब्यूल। क्या बोला जाता है? मैमरी टिब्यूल्स। अब देखो मैमरी टिब्यूल्स जब फ्यूज करती हैं, मैमरी टिब्यूल जब आपस में जुड़ी तो क्या बना? मैमरी डक्ट। देखो ये छोटी छोटी क्या थी? मैमरी टिब्यूल। मैमरी टिब्यूल जब बेटा आपस में जुड़ गई, ये मैमरी टिब्यूल, ये मैमरी टिब्यूल, ये मैमरी टिब्यूल, तो क्या बना बेटा? मैमरी डक्ट। क्या बना बेटा? मैमरी डक्ट। समझ आ रही है कि नहीं बात? अब मेरे को ये बताएंगे कि ये क्या है, अब आप मुझे आंसर देंगे फिर मैं आगे बनाऊंगी। ये मैं क्या बना रही हूं? ये मैं क्या बना रही हूं? ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ये स्ट्रक्चर्स क्या है बच्चों? ये स्ट्रक्चर क्या है? क्या ये मैमरी एल्वियोलाई है? क्या ये मैमरी एल्वियोलाई है? ये वाले स्ट्रक्चर्स मैमरी एल्वियोलाई है, ठीक है। एल्वियोलाई से अगर मैं तुमसे ये पूछना चाहूं, एल्वियोलाई से अगर मैं तुम्हें ये पूछना चाहूं, ये वाली डक्ट्स क्या है? इस वाली एल्वियोलाई की, इस वाली एल्वियोलाई की, इस वाली एल्वियोलाई की, ये पिंक कलर से जो डक्ट्स बनाई ये डक्ट्स क्या है? ये पिंक कलर से जो डक्ट्स बनाई ये छोटी डक्ट्स क्या है? क्या इन्हें मैं मैमरी टिब्यूल बोल दूं? क्या इन्हें मैं मैमरी टिब्यूल बोल दूं? और जब मैमरी टिब्यूल आपस में फ्यूज कर गई, जब मैमरी टिब्यूल सारी आपस में फ्यूज कर गई, तो इस डक्ट को मैंने क्या बोला? इस डक्ट को मैंने क्या बोला? मैमरी डक्ट। यानी एल्वियोलाई से निकलती है टिब्यूल, टिब्यूल आपस में फ्यूज करती है तो बनती है मैमरी डक्ट, और मैमरी डक्ट मिल के बेटा आगे जाके बनाती है इस तरीके का एक चौड़ा पार्ट डक्ट का, जिसे बोला जाता है मैमरी एम्प्यूला। क्या मेरी बात समझे? क्या मेरी बात समझे बच्चों? यस, ये है मैमरी टिब्यूल। मैमरी टिब्यूल ने फ्यूज किया मैमरी डक्ट, मैमरी डक्ट ने फ्यूज करके आगे जाके मैमरी डक्ट अगेन अहेड फॉर्म्स मैमरी एम्प्यूला, जो वाइडर पार्ट होता है मैमरी डक्ट का। समझ आई बात एवरीबॉडी? अब मैं इसको यहां पे बेटा लेबल कर सकती हूं कि नहीं? अब समझ में आया ये डायग्राम? अब ये क्या है बेटा? ये है आपकी मैमरी लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 मैमरी लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 मैमरी लोब्स। मैमरी लोब्स के अंदर गुच्छों में, क्लस्टर्स में प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें मिल्क की सिंथेसिस होती है, वो स्ट्रक्चर्स क्या कहलाते हैं? मैमरी एल्वियोलाई। मैमरी एल्वियोलाई। इसमें आप लिख सकते हैं मिल्क इज synthesized and stored, synthesized and stored। और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? और क्या लिख सकते हैं? क्लस्टर लाइक ग्रेप। ग्रेप जैसे अंगूर गुच्छों में प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके के गुच्छों में आपकी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, ठीक। अब मैं बेटा आपकी खुशी के लिए कि आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इस तरीके से लेबलिंग आपकी करती हूं ताकि आपको आसानी हो। जो मैंने पिंक कलर से लेबल किया है उसको मैं पिंक कलर से ही लिखूंगी, जो मैं पिंक कलर से ड्रॉ कर रही हूं उनको मैं पिंक कलर से लिखूंगी, जिससे मैं ग्रीन कलर से कर रही मत आगे मैं कलर डिफरेंशिएशन में, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो मैमरी टिब्यूल्स कौन सी है और आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि मैमरी डक्ट कौन सी है, ठीक है।
यहां पे भी कर देते हैं, ये रही, ये रही, ये पिंक वाली रही, ये रही, ये रही, ये रही, ठीक है। अब मैं यहां आपके लेबलिंग कर दे रही हूं पिंक कलर से ही, पिंक कलर से लेबलिंग कर दे रही हूं। ये स्ट्रक्चर क्या है यार, यहां पे लेबलिंग करूंगी ना, यहां पे कर देती हूं, यहां पे कर देती हूं। ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है मेमोरी टिब्यूल, जिसे मैंने पिंक कलर से बनाया है वो है मेमोरी टिब्यूल्स। मेमोरी टिब्यूल्स बेटा आपस में ज्वाइन करके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट। तो ये है, अरे 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 गड़बड़ हो गई बेटा, गड़बड़ हो गई। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने मेमोरी डक्ट्स का फ्यूजन लिखा दिया, एक सेकंड, ज्यादा पिंक हो गया है। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ठीक है, ठीक है, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये मेमोरी टिब्यूल है, ये मेमोरी टिब्यूल है, ये मेमोरी टिब्यूल है, जो एल्वियोलाई से निकली वो मेमोरी टिब्यूल है, जो एल्वियोलाई से निकली वो मेमोरी टिब्यूल है। ये मेमोरी टिब्यूल है, ये मेमोरी टिब्यूल है, ये मेमोरी टिब्यूल है बेटा, ये मेमोरी टिब्यूल है, जो भी एल्वियोलाई से निकली वो मेमोरी टिब्यूल, एल्वियोलाई से निकली वो मेमोरी टिब्यूल, मेमोरी टिब्यूल आगे जाके फ्यूज करके बनाएगी मेमोरी डक्ट, ठीक है। यस, देखो बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? अरे एक बच्चा कह रहा है इतना हार्ड, बेटा इसमें हार्ड क्या है, इतना आसान तो है। क्या इसमें आपको बेटा कोई डिफिकल्टी लग रही है, एक बारी मेरे को बताओ, या मैंने आपके लिए बहुत डिफिकल्ट बना दिया, ये बताओ, क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत इजी है, या तो मैंने हार्ड बना दिया है। हाँ, उसका जूम्ड वर्जन भी बना के बताऊंगी बेटा। हाँ, एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से मेमोरी टिब्यूल निकली, मेमोरी टिब्यूल फ्यूज की तो मेमोरी डक्ट बना, मेमोरी डक्ट फ्यूज करके आगे जाके मेमोरी एम्प्यूला बनाएगा। हाँ, इजी तो है बेटा, इसका फ्लो चार्ट भी तो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो मेमोरी टिब्यूल, चलो ठीक है, ओके गुड, ठीक है। अभी देखो बेटा मेमोरी टिब्यूल आपस में फ्यूज कर रही है, तो ये क्या बना रही है, मेमोरी डक्ट। ये क्या है, मेमोरी डक्ट। दिस इज व्हाट, मेमोरी डक्ट। इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो, इस तरीके से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो जॉइंस, मतलब कि मेमोरी टिब्यूल ज्वाइन करती है तो मेमोरी डक्ट बनाती है, राइट। और मेमोरी डक्ट से आगे जाके ये वाली जो डक्ट दिख रही है, यही तो बेटा आगे जाके ये एम्प्यूला बना रही है, ये एम्प्यूला, ये एम्प्यूला, ये एम्प्यूला। क्या कंफ्यूजन है इसमें, दिस इज एम्प्यूला, एज सिंपल एज दैट। अब बताओ क्या कंफ्यूजन है, सरल तो है बेटा। दिस इज मेमोरी एम्प्यूला, और इसने ज्वाइन करके ये बनाया। हाँ बताओ, डक्ट टिब्यूल फ्यूज करके डक्ट बना रही है, डक्ट आगे जाके फ्यूज करके एम्प्यूला बना रही है। और लास्ट बेटा इसका इतना इजी सा पार्ट है कि आगे बेटा एम्प्यूला से जो तुम्हें डक्ट बाहर जो जिससे मिलके निपल बना होता है, तो ये जो डक्ट तुम्हें नजर आ रही है ना बेटा, किस कलर से बना दूं, रेड कलर से बना देती हूं। ये जो बेटा एम्प्यूला से तुम्हें डक्ट दिख रही है जो कि निपल में ओपन होती है, ये वाली डक्ट होती है बेटा क्या, लैक्टिफेरस डक्ट, जिससे अल्टीमेटली मिल्क बाहर सक किया जाएगा। समझ आ गई? यस, समझ आ गई बात? यस, ये देखो बेटा, ये डक्ट जिससे अल्टीमेटली मिल्क बाहर सक किया जाएगा, दिस डक्ट इज कॉल्ड एज लैक्टिफेरस डक्ट। अगर देखा जाए तो कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट से मिलके ये वाला पार्ट बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, निपल। तो निपल से जो मिल्क को सक किया जाता है ना बेटा, वो एक्चुअल में आप इतने सारे लैक्टिफेरस डक्ट के मिलने से उसको बनाते हो, और अल्टीमेटली उस निपल से मिल्क बाहर आता है। समझ आ गई बात? यस, यस,
क्लियर है? यहां पे मैंने कलर डिफरेंशिएशन नहीं किया, वो तो तुम खुद ही कर सकते हो, समझ सकते हो। मतलब ये 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 और मैं इसको ना, जिसको भी इसमें थोड़ी बहुत भी मौत आ रही है, मैं इसको अलग से भी जूम करके बना के बताऊंगी, ठीक है? मैं इसको अलग से भी जूम करके बनवाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अरे भाई मेमोरी डक्ट को ज्वाइन तो किया है, ये एक मेमोरी डक्ट, ये दूसरी मेमोरी डक्ट, ठीक है? यस, इजंट इट इजी? और बेटा देखो, मेमोरी ग्लैंड में निपल के अराउंड एक पिगमेंटेड एरिया होता है, देयर इज अ पिगमेंटेड एरिया अराउंड द निपल एरिया, दिस इज कॉल्ड एज एरियोला। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एरियोला। दिस पिगमेंटेड एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला। इसके बारे में मैं आगे पेज में लिखवा दूंगी, यहां पे लिखवाऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ये जो पिगमेंटेड एरिया है जो निपल के अराउंड होता है, इसे एरियोला बोला जाता है। डन? अब देखो, मैं इसको ना एक बारी, जब तक आप बना रहे हो, मैं एक बारी क्विक तरीके से आपको रिवीजन कराती हूं। पता नहीं कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं, उनको जेन्युइनली डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत इजी है। बट फिर भी बेटा मैं इसका एक फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगी, और मैं एक मेमोरी लोब को अलग से बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है? देखो, मेमोरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। एक मेमोरी ग्लैंड का साइज इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज बीइंग डिपॉजिटेड। एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर कुछ ऐसे लोब्स होते हैं जिन लोब्स को बोला जाता है मेमोरी लोब्स। कितने लोब्स होते हैं? 15 से 20 मेमोरी लोब। एक लोब के अंदर मिल्क फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है एल्वियोलाई, जो अंगूर के गुच्छे जैसे दिख रहे हैं, जो तुमने यहां ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं। मेमोरी एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चर्स जहां पे मिल्क फॉर्मेशन हो सकता है, मिल्क स्टोर भी हो सकता है। वहां से कुछ पतली पतली डक्ट्स आ रही है, जिन डक्ट को बोला जाता है मेमोरी टिब्यूल। एल्वियोलाई से जो निकली वो मेमोरी टिब्यूल्स, मेमोरी टिब्यूल फ्यूज करके क्या बनाई? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट भी आपस में ज्वाइन करती है और आगे जाके बनाती है एक चौड़ा पार्ट, एक कंप्लीट डक्ट बना रही है और एक चौड़ा पार्ट बना रही है उस डक्ट का, जिसे बोला जाता है मेमोरी एम्प्यूला। मेमोरी एम्प्यूला अल्टीमेटली आगे रेड कलर की जो डक्ट दिख रही है उसे बोला जाता है लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट कितने होते हैं बेटा? एक लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट, एक लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट, टोटल 15 से 20 लैक्टिफेरस डक्ट जो निपल को बनाते हैं, जिनसे अल्टीमेटली मिल्क इज बीइंग सक्ड आउटसाइड। और निपल के अराउंड एक पिगमेंटेड एरिया होता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज एरियोला, ठीक है? डन? डन एवरीबॉडी? डन? एक बारी बेटा इसको पहले बनाओ, मैं इसका एक फ्लो चार्ट लिखवाऊंगी, ठीक है? बेटा एक बारी मेरे को बता दो, एक बारी मेरे को थम्स अप करके बता दो, अगर आप लोगों ने ये बना लिया है तो क्या मैं इसका फ्लो चार्ट लिखवा दूं? यस? यस? इसका फ्लो चार्ट लिखवा दूं? एक बारी थम्स अप दे दो। डन 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 डन? सबने लिख लिया है ना? अब देखो, इसका फ्लो चार्ट लिखवाया जा रहा है, और अगेन जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए ये एक लोब को बना के मैं बताऊंगी। बहुत मेहनत करवाते हो तुम, हैं? चलो, इसका एक फ्लो चार्ट है। ईच मेमोरी ग्लैंड, पर इसको बनाना जल्दी जल्दी है, क्योंकि देखो ये तो बेटा, हालांकि ये स्पून फीडिंग है, क्योंकि वो डायग्राम में सारी चीजें हम लिख चुके हैं। 15 to 20 memory lobes, each lobe with cluster of milk forming structures called alveoli, where milk can also be stored, where milk can
also be stored. From alveoli, mammary tubule arises. Mammary tubule arises. Mammary tubule joins to form mammary duct. मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रही हूं, आपके पास है तो आप बेटा इसको कंटिन्यू करिए. mammary duct joins and forms a wider mammary ampulla leads to lactiferous duct that opens in nipple. That opens into nipple. बेटा इसमें से आपको फ्लो चार्ट देंगे कि मिल्क का डायरेक्शन बताओ कौन सी तरफ से कौन सी तरफ आता है. ठीक है? यस? ठीक है बेटा, इसका एक फ्लो चार्ट आएगा कि एल्वियोलाई से मेमोरी डक्ट पहले निकली कि मेमोरी ट्यूब्यूल निकली. बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है. इसको फटाफट से बेटा आप नोट कीजिए. प्यारे प्यारे जग से न्यारे दुष्ट बच्चे. मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइंस टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. मेमोरी डक्ट में आया मेमोरी एम्प्यूला. मेमोरी एम्प्यूला से आया लैक्टिफेरस डक्ट. और यहां पे मैं नोट डाल के एरियोले के बारे में लिखवा देती हूं. Areola is the pigmented part around nipples. बेटा 2 मिनट से 2 से 4 मिनट्स का मैं टाइम दे रही हूं. 2 से 4. अरे भैया एनिमेशन देखने के लिए सिर्फ आ रहे हो कि पढ़ना भी है? पहले एक बारी मैं आपको टाइम दे रही हूं, इसको बनाइए. और उसके बाद बेटा मैं 2 to 4 मिनट्स दे रही हूं. और उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगी कि एल्वियोलाई के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती कैसे है. एल्वियोलाई के अंदर मिल्क की सिंथेसिस होती कैसे है वो मैं दिखाऊंगी. ठीक है? यस? जल्दी 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 फटाफट से बनाओ. नहीं, कुछ बच्चे हो सकते हैं सिर्फ सुन रहे हो ना, तो उनको मैं टाइम दे देती हूँ बनाने का, कोई दिक्कत नहीं है. फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ. बैक स्लाइड करने की जरूरत है क्या? बैक वाली बनाई नहीं है क्या बच्चों? अरे बेटा जल्दी जल्दी जल्दी. पहले इसको बना लो फिर मैं प्रीवियस स्लाइड कर दे रही हूं. पहले इसको बना लो फिर मैं प्रीवियस स्लाइड कर रही हूं. ठीक है? अभी बज रहे हैं 7:20. मैं 7:21 पे इसको हटा के पिछला वाला पेज दिखाऊंगी. ठीक है? यस? और जिसने बेटा बना लिया, जिनका डन हो गया, एक बारी वो बेटा क्विक रिवीजन कर लो. क्विक रिवीजन. यस एवरीबॉडी, जोश खत्म नहीं होना चाहिए एवरीवन. हाँ, आज मैम को ग्रीन टी तो मिली नहीं है तो मैम गर्म पानी एक और मंगवा लेती हैं. यार मेरे को गर्म पानी भिजवा दोगे प्लीज भैया से? गर्म पानी भैया से भिजवा देना यार. डन. बोथ द पेजेस डन. आज तो कुछ लोगों ने लिटरली सपोलो वाली हरकत की है.
ठीक, डन हो गया। ये वाला एक बारी लिख लो जिसने लिखना है, ये वाला स्लाइड एक बारी लिख लो जिसको लिखना है, फटाफट से फटाफट से फटाफट से लिख लो। जल्दी। एक बात बताओ, मैं तुम्हें सच्ची बताओ, सच्ची 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 बताना, मैं तुम्हें अच्छा टाइम देती हूँ ना लिखने का? मुझे नहीं पता बाकी लोग कितना टाइम देते हैं, पर मेरे को बताओ मैं देती हूँ कि नहीं टाइम? अब उसमें बेटा, उसमें भी तुम लोग दुखी रहते हो। कई बच्चे कहते हैं मैम आपने कम टाइम दिया था, मैम आपने ज्यादा टाइम दिया, मैम आपने कम टाइम दिया, उसमें भी दुखी रहते हो। हाँ, डन डन। बढ़े आगे, बहुत शानदार, बहुत जानदार। अब बेटा इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है? अब हम इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हम इस तरीके से हम इस तरीके से आपको दिखा रहे हैं कि मिल्क कैसे बनता है। ये मेमोरी लोब है, इसके अंदर बेटा मिल्क बन कैसे रहा है एल्वियोलाई के अंदर, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो हम ये एल्वियोलाई बना लेते हैं ऐसे, हम ये एल्वियोलाई बना लेते हैं ऐसे। अब हम थोड़ा एल्वियोलाई को अलग तरीके से बना रहे हैं, सिर्फ आपको ये समझाने के लिए, ठीक है? यहां पे एक और मेमोरी डक्ट बना सकते हैं, अंगूर जैसे एक्चुअल में बनाने की कोशिश कर रही हूं, हालांकि मेरे को पता है अभी भी अंगूर जैसा नहीं दिख रहा है, बट कोई बात नहीं। पर जब तक तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं घुसेगा तब तक बनाएगा, ठीक है? चलो, थैंक यू भैया। लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल बना सकते हैं। यू डोंट नीड टू डू इट लैंडस्केप, आप नॉर्मल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मेमोरी लोब, अब मैं एक एल्वियोलाई को भी जूम करके बनाऊंगी, मेमोरी एल्वियोलाई, इसको भी मैं जूम करके बनाऊंगी। एल्वियोलाई से जो डक्ट निकली, ये छोटी 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 डक्ट, इन डक्ट को हमने बोला मेमोरी ट्यूब्यूल। देखो जरा, इस एल्वियोलाई से ये डक्ट निकली, इस एल्वियोलाई से ये डक्ट निकली, ये एल्वियोलाई से ये डक्ट निकली, ये एल्वियोलाई से ये डक्ट निकली। इन सारी छोटी 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 जितनी भी एल्वियोलाई से ये छोटी 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 डक्ट्स निकली, इन्हें आपने मेमोरी ट्यूब्यूल बोला। सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स फ्यूज करके ये वाली डक्ट बना रही है, इसे बोलते हैं क्या? मेमोरी डक्ट। अब समझा कि नहीं? और ये मेमोरी डक्ट फ्यूज करके आगे जाके बना रही है इस तरीके से मेमोरी एम्प्यूला। अब अगर नहीं समझा तो बेटा थैंक यू। अब अपन को क्या करने का है? एक बेटा एल्वियोलाई को जूम करके बनाने का है, ठीक है? अब हम इसको जूम करके बनाएंगे। आप चाहो तो इतना बड़ा नहीं भी बना सकते, मुझे तुम्हें समझाना है इसीलिए मैंने बड़ा करके बनाया, ठीक है? इसको जूम करके बनाया तो इसकी शक्ल जरा देखना बेटा एल्वियोलाई की कैसी दिखती है। एल्वियोलाई की शक्ल ऐसी दिखती है बेटे। बचपन में ना एक वो करते थे, एक गेम खेलते थे। तुम्हारे बचपन में तुम तो खैर क्या ही वीडियो गेम खेलते होगे, या तो पता नहीं कौन कौन से हाई फाई गेम खेलते होंगे। हम खेलते थे बहुत छोटे में, जब मिस मैरी छोटी थी तो उसकी आदत ऐसी थी बाबा, ऐसी थी। जब मिस मैरी स्कूल गई तो उसकी आदत ऐसी थी बाबा, ऐसी थी। पता नहीं कितने लोगों ने किया होगा। हम ये भी खेलते थे, आँच कांच पूरे 5, नदी किनारे काला सांप, ठीक है? और एक वो खेलते थे, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, ठीक है?
तो हाँ, तो अभी बेटा हम क्या कर रहे हैं, एल्वियोलाई को जूम करके बना रहे हैं, हम एल्वियोलाई को जूम करके बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, मुझे बड़ा मजा आता था ये गेम खेलने में। इसको बेटा जरा फटाफट से बनाओ। और अब आपके लिए क्वेश्चन आएगा जो आपने 11th क्लास में अगर ध्यान से सुना होगा तो मैम ने बताया था, ठीक है। रिंगा रिंग बोलते हैं क्या इसको? अच्छा, खेला है मैम। आज कांच और आओ मिलो सिलो सालो तो सबने खेला होगा। लड़कों को बड़ी इरिटेशन होती थी, साइड में लड़कियां कर रही होती थी, किसी किसी लड़के को भी मन कर रहा होता था कि यार मन तो मेरा भी कर रहा है खेलने को, पर कैसे जाऊं, कोई मुझे ये ना बोले कि क्या लड़कियों वाले गेम खेल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लड़कियों वाला गेम, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज लड़कों वाला गेम। मन कर रहा होता तो यार क्यों यार, ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट जेंडर बेस्ड है या आओ मिलो सिलो सालो जेंडर बेस्ड है ना। मेरे कुछ दोस्त मन बड़ा कर रहा होता था, बस शर्म के मारे कि दोस्त उसको टीज करेंगे, आते नहीं थे खेलने के लिए, नालायक हैं। चलो घर जाके बहनों के साथ खेले पड़े हैं, आओ मिलो सिलो सालो कच्चा धागा रेस लगा लो, ठीक है। चलो हाँ, एक पत्ते तोड़े 10 पत्ता कच्चा, नहीं 10 पत्ते तोड़े 1 पत्ता कच्चा, हिरन का बच्चा हिरन गया पानी में, पकड़ी उसकी नानी ने। जीटीए तो मैंने भी खेला है यार। अभी देखो बेटा, मैंने ये बनाया हुआ है बेटा एक सिंगल एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई में ये एपिथेलियल सेल्स है बेटा जिनमें मिल्क सिक्रीशन होता है। दीज आर दी एपिथेलियल सेल्स, दीज आर दी एपिथेलियल सेल्स ऑफ एल्वियोलाई, एपिथेलियल सेल्स हाँ ऑफ एल्वियोलाई, ठीक। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी तो बी रेडी। और ये मैंने बनाया हुआ है मायो एपिथेलियल सेल्स। किसी को पता है कि आपने ये नाम कहां सुना है? मायो एपिथेलियल नाम आपने कहीं सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स? हैव यू हर्ड ऑफ मायो एपिथेलियल सेल्स? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। अगर आपने सुना है तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कहां सुना है। यस, लंग्स में सुना है, ब्रीदिंग में सुना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हार्ट, अच्छा हार्ट में आपने कहा सुना है मायो एपिथेलियल सेल्स? हार्ट में आपने मायोकार्डियम सुना होगा, नलायकों हैं? हार्ट में आपने मायोकार्डियम सुना है, मायो एपिथेलियल सेल्स मसल्स में सुना होगा आपने, अगर सुना होगा, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, उसमें मायोकार्डियम होता है, उसमें मायो एपिथेलियल कहां से सुन लिया है? हाँ, वहां आपने कहां सुन लिया है? चलो, एल्वियोलाई क्या करती है बेटा? यस, एल्वियोलाई क्या करती है? अरे भाई बस 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 बस, ठीक है, बहुत। अरे आपने मायोकार्डियम मायो एपिथेलियल बना दिया है। मायोकार्डियम को मायो एपिथेलियल सिर्फ मेरे सपोले ही बना सकते हैं। एल्वियोलाई में बेटा मिल्क सिंथेसिस होती है। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता रही हूं। मिल्क सिक्रीशन करने वाला हार्मोन कौन? प्रोलैक्टिन। मिल्क को इजेक्ट करवाने वाला हार्मोन कौन? ऑक्सीटोसिन, जिसकी कहानी मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगी लैक्टेशन में। मैंने क्या बोला? मिल्क की सिंथेसिस कराने वाला हार्मोन कौन? प्रोलैक्टिन। मिल्क को बॉडी से बाहर इजेक्ट करवाने वाला हार्मोन कौन? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, सिंथेसिस होना और इजेक्ट होने में डिफरेंस है। सिंथेसिस का मतलब होता है बन रहा है, और इजेक्ट होने का मतलब होता है बाहर रिलीज हो रहा है। अच्छा, मिल्क बन कहां रहा है? मिल्क बन रहा है इस एल्वियोलाई के अंदर, और यहां पे स्टोर भी हो सकता है, यहां मिल्क स्टोर भी हो सकता है, राइट बच्चों? बेटा कोई भी हार्मोन आप, अगर मुझे आपने 11th क्लास को पढ़ा है, कोई भी हार्मोन बेटा एक्ट करने के लिए क्या रिसेप्टर्स का यूज करते हैं? क्या रिसेप्टर्स का यूज करते हैं? यस यस, क्या रिसेप्टर्स का यूज करते हैं? चाहे एफएसएच पढ़ा हो आपने, चाहे एलएच पढ़ा हो, चाहे एस्ट्रोजन पढ़ा हो, चाहे प्रोजेस्टेरॉन, कोई भी हार्मोन अपना एक्शन करने के लिए क्या रिसेप्टर से बाइंड करते हैं? आपने 2 तरीके के बेटा रिसेप्टर्स पढ़े होंगे, मैं उस डिटेल में नहीं जा रही हूं, क्योंकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है बेटा उनको बड़ा दुख होगा कि उनको याद नहीं है, राइट? ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बता रही हूं एक, ठीक है। रिसेप्टर्स होते हैं ना। अब देखो बेटा, प्रोलैक्टिन का क्या काम है? मिल्क को बनवाना। मिल्क को बनवाने वाले सेल्स कौन से हैं? एल्वियोलाई। तो तुम्हें नहीं लगता प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स कहां होने चाहिए? आप मुझे बताओ। प्रोलैक्टिन को मिल्क बनवाना है, तो मिल्क बनवाने वाले सेल्स कौन से हैं?
क्या उन्हीं सेल्स के ऊपर, क्या मैं कह सकती हूं कि उन सेल्स के ऊपर क्या रिसेप्टर्स नहीं होने चाहिए? क्या उन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स नहीं होने चाहिए? यस, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? यस। तो कैन आई से दैट प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क की सिंथेसिस करवाएगा, उसके रिसेप्टर्स एल्वियोलाई में प्रेजेंट होंगे? यस, यस। इजंट इट ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट? ठीक है, तो मैं ये बोल सकती हूं कि यार डेफिनेटली alveoli has receptors, alveoli has receptors। बेटा इसकी पूरी सिंथेसिस की कहानी मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, अभी तो मैं सिर्फ एक बेस बना रही हूं आपका। alveoli has receptors for prolactin। क्यों इसके पास है रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन? क्योंकि भैया प्रोलैक्टिन ही तो मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। यस, ठीक है, मैं आगे लिखती हूं, यहां पे मैं कचरा नहीं मचाऊंगी। डन। अब बेटा मिल्क सिंथेसिस करना ही सिर्फ एक काम थोड़ी है। आप एक गुब्बारे को इमेजिन कर सकते हो, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो गुब्बारे के अंदर पानी भरा है, जैसे कि एल्वियोलाई के अंदर मिल्क बना है। मिल्क बनाया किसने? प्रोलैक्टिन ने। पर मैंने बोला सिर्फ मिल्क बनाने से तो काम नहीं चलेगा ना, उस मिल्क को तुम्हें बाहर रिजेक्ट करना है। अगर मैं जब तक गुब्बारे को पिचकाऊंगी नहीं तब तक पानी बाहर नहीं जाएगा। अब तुम बोलोगे कि मैम हमने तो गुब्बारे का मुंह बंद कर रखा है। ठीक है, हमने बंद नहीं किया है, मैंने बंद नहीं किया है, मैंने गुब्बारे का मुंह बंद नहीं किया है, सिर्फ ऐसे पकड़ा हुआ है हल्के से। अब मैं जब गुब्बारे को पिचकाऊंगी बेटा तभी ना वो जाएगा, तभी ना वो बाहर जाएगा, मिल्क बाहर जाएगा, मतलब पानी उसमें से बाहर जाएगा। मुझे इसको पिचकाना है तो इसको मैं डायरेक्टली नहीं पिचकाती, इस एल्वियोलाई के अराउंड मैंने ये स्पेशल बेटा मायो एपिथेलियल स्पेशल मसल सेल्स बना रखे हैं, स्पेशल मसल्स बना रखे हैं, मसल्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो फिर बेटा इनसे मिल्क बाहर इजेक्ट आउट होगा, तो फिर बेटा इनसे मिल्क इजेक्ट आउट होगा। तो आप मुझे बताइए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन यानी कि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कहां होना चाहिए? ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कहां होना चाहिए? एक तो बेटा मैं एसी से परेशान हूं यहां ना, सीरियसली। ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर कहां होना चाहिए? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यस, क्या मैं कह सकती हूं कि ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर मायो एपिथेलियल सेल्स में होगा? एवरीबॉडी यस। सो आई कैन से मायोएपिथेलियल सेल्स हैज, बेटा जिन बच्चों को ये नहीं पता है ना कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन क्या है, प्रोलैक्टिन क्या है, सिंथेसिस हार्मोन, मैं ये सारी बातें लिखवाऊंगी बेटा। अभी तो मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूं और उन चीजों को लिख रही हूं। आप ये मत सोचना कि मैम प्रोलैक्टिन के बारे में नहीं लिखवाएंगी, ऑक्सीटोसिन के बारे में नहीं लिखवाएंगी, मैं सारी चीजों के बारे में लिखवाऊंगी बट वन बाय वन, ठीक है। सो इट हैज मायोएपिथेलियल सेल्स हैज रिसेप्टर्स for oxytocin which is a milk ejecting hormone। क्योंकि बेटा ये इसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एल्वियोलाई भी स्क्वीज करेगा, और एल्वियोलाई स्क्वीज करेगा तो मिल्क कैसे कैसे बाहर आएगा? मेमरी ट्यूब्यूल, मेमरी डक्ट, मेमरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट टू द आउटसाइड। समझ आ गई बात सभी को? अगर सभी को समझ में आ गई तो जल्दी से बेटा ठोको दिल इन द कमेंट बॉक्स, जल्दी से बताओ, जल्दी से। एनिमेशन बेटा जब पूरा लैक्टेशन प्रोसेस पढ़ाऊंगी तब दिखाऊंगी ना यार, सिर्फ एनिमेशन के लिए क्लास में आते हो क्या यार? इतना गंदा पढ़ा रही हूं क्या मैं? हाँ, डन 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 डन। आप इसको बेटा नोट कीजिए, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं, 1 से 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फिर मैं मेमोरी ग्लैंड का एक तुम्हें 3D सेक्शन दिखाऊंगी, एनिमेशन अभी नहीं दिखाऊंगी, मेमोरी ग्लैंड का सेक्शन दिखाऊंगी। उसके बाद में अभी लैक्टेशन का जो हार्मोन कंट्रोल होता है जो बहुत कॉन्सेप्चुअल है वो समझाऊंगी। जिन बच्चों की 11th भी क्लियर नहीं है उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो पहले मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, फटाफट से इसे नोट कीजिए, 2 मिनट के टाइम पे इसे फटाफट से नोट कीजिए।
कितनी बार तो बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चला ली। डन, पक्की बात। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कर लिया है सबने जो बैकस्लाइड कर रहे थे, ठीक है। ऐसा लगता है तुम्हारी क्लास ना खत्म नहीं होनी चाहिए। इनको टाइम देते रहो और इनको पढ़ाते रहो, ठीक है। ये दिख रहा है, ये देखो बेटा मेमोरी ग्लैंड का एक सेक्शन है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हें अगर नहीं पढ़ाती, अरे भाई, और डायरेक्ट ही दिखा देती तो तुम्हें क्या समझ में आता? इसमें तुम्हें कुछ समझ नहीं आता बेटा। इसको समझने के लिए तो तुम्हें पहले पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्या समझ में आएगा? इसकी फुल स्लाइड करते हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं बेटा, ये आपको मेमोरी लोब्स दिख रहे हैं। इन मेमोरी लोब्स के अंदर ये दोनों मेमोरी ग्लैंड दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में मेमोरी लोब्स है, और मेमोरी लोब्स के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स के अंदर होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई, और मेमोरी एल्वियोलाई से फिर वो छोटे छोटे डक्ट्स, हालांकि यहाँ पे डक्ट्स नहीं दिखाए हुए हैं, यहाँ पे वो कोई भी डक्ट्स नहीं दिखाए हुए हैं, अल्टीमेटली लैक्टिफेरस डक्ट दिखा के। तो मैं तुम्हें एक काम करती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये वाला सेक्शन उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि इससे तुम्हें समझ नहीं आएगा, इससे तुम्हें एक्चुअल में नहीं समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि यार एल्वियोलाई दिखाई हुई है, बट बढ़िया नहीं उतना। तो कोई नहीं, इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बेटा ये वाला फिनोमेना दिखाऊंगी कि किस तरीके से मिल्क का सिक्रीशन होता है। इस तरीके से इस सेक्शन में तो तुम्हें ये देख रहे हो, एक सेकेंड पॉज, ये इन्होंने थोड़ा सा अच्छा दिखाया। मैं ये वाला वीडियो तुम्हें दिखाना चाह रही थी। अरे भाई क्या है, मैं ये वाला वीडियो, बेटा ये हट क्यों नहीं रहा है? ये नीचे ये क्यों आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, जब मैं ये वीडियो दिखाऊंगी तभी दिखाऊंगी। ये हट भी नहीं रहा है, पता नहीं इसकी क्या प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ठीक है। मैं वो वीडियो बेटा बाद में दिखाती हूँ जब मैं पूरा लैक्टेशन पढ़ा लूंगी, ठीक है। चलेगा तुम्हें बेटा? थोड़ा वो 3D, मुझे उतना मजा नहीं आया उस 3D में, ठीक है, ठीक है। मिल्क सिक्रीशन वाला जब पढ़ाऊंगी तो मैं तुम्हें ये वीडियो दिखा दूंगी। क्या मैं बेटा लैक्टेशन से शुरू कर सकती हूँ प्लीज? ठीक है, क्या शुरू कर लूं लैक्टेशन से? ठीक है, यस। क्रॉस बटन था क्या पहले? अच्छा, ऑलरेडी वॉच दिस वन। हाँ, मेरे को वो लैक्टेशन वाला वीडियो लास्ट ईयर भी किसी स्टूडेंट ने भेजा था कि मैम ये वाला एनिमेशन आप क्लास में दिखाना, ठीक है। अच्छा, क्रॉस पे क्लिक करो। अरे बड़े पुअर है हम टेक्नोलॉजी में। चलिए एक बार ना बेटा मैं लैक्टेशन वाला प्रोसेस तुम्हें समझाती हूँ कि लैक्टेशन किस तरीके से होता है। तो लैक्टेशन का प्रोसेस पूरा समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ हार्मोन्स के बारे में बताना चाहती हूँ। तो उस हार्मोन को सबसे पहले आप समझिए, ठीक है। तो उस हार्मोन को समझने के लिए आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में बना सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, लैक्टेशन हेडिंग डालो, लैक्टेशन हेडिंग डालो और नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ बेटा। नॉर्मल पोर्ट्रेट में ये हम बना रहे हैं हाइपोथैलेमस, और ये हम बना रहे हैं पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये हमने बनाया हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कनेक्शन है पिट्यूटरी के साथ में, तो ये है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है बेटा 11th, उनको भी ये वाला टॉपिक समझ में आ जाएगा, बशर्ते आप बिल्कुल ध्यान से सुनो, ठीक है। यस यस, सो दिस इज बेटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी। मैं कुछ कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहती हूं, जैसे कि हाइपोथैलेमस को बेटा बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी को बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी के दो हिस्से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस। 11th क्लास को खोल के देखना, यहां पे मैं वो वर्ड्स यूज नहीं कर रही हूं। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, ठीक है। प्लीज इस टेम्परेचर को 16 मत करना, कोई भी टीचर है तो बोलना 16 ना करे। हाँ,
तो एंटीरियर पिट्यूटरी, यार बार बार 16 कर रहे, मेरी जान निकल रही है, मैं 2 बार जाके वो करके आई, अब मैंने 30 कर दिया गुस्से में। हाँ यार सुनो, तो मेरी बात सुनो, एसी पे मत ध्यान दो यार, मैंने पता है मेरा सर दर्द हो जाता है बेटा, एक तो मेरे बाल गीले हैं और गीले वालों पे एकदम सर पे ना बेटा 16 पे एसी चलाते हैं, मैं क्या करूं। नहीं आप नॉर्मल पोर्ट्रेट पे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाइपोथैलेमस को पिट्यूटरी से कनेक्ट करने वाली एक स्टॉक होती है जिसे बोला जाता है बेटा इनफंडिब्यूलम, ठीक है। हाँ अभी सुनना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के खुद के कोई हार्मोन्स नहीं होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के अपने हार्मोन्स होते हैं, लेकिन उन हार्मोन्स को रिलीज करवाने वाले हार्मोन्स किसके पास होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी के हाइपोथैलेमस के पास होते हैं। हाइपोथैलेमस के पास बेटा 2 तरीके के हार्मोन्स है, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अगर हाइपोथैलेमस का कोई रिलीजिंग हार्मोन है तो वो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथैलेमस के पास, मैं पहले आपको बेटा बेसिक समझा रही हूं जिनको बिल्कुल क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर हाइपोथैलेमस के पास बेटा हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी से मेलानोसाइट को रिलीज करवाएगा। अगर हाइपोथैलेमस के पास हार्मोन है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा, इनहिबिट करा देगा। इन द सेम वे अगर आपके हाइपोथैलेमस के पास हार्मोन है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। अगर आपके हाइपोथैलेमस के पास जो हार्मोन है अगर ये रिलीज होने लग जाए, दैट इज प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, तो वो आपके पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन की इनहिबिशन करवाएगा। क्या मेरी बात समझ आई? क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है। हाइपोथैलेमस के पास स्विच बोर्ड होता है बेटा कि वो अगर अपना रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी पर एक्ट करवाएगा तो वो पिट्यूटरी से हार्मोन को रिलीज करवाने लगेगा। जैसा नाम है वैसा उसका काम है। जिसके नाम ही है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाएगा। जिसका नाम ही है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करवाएगा। क्या मामला समझ आ रहा है? यस, आसान सी बात है। लेकिन बेटा जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मौत आती है ना, सबसे अपने नोटबुक के सबसे ऊपर ये लिख के रखो, क्योंकि मुझे पता है कि आधे बच्चे इसे भूल चुके होंगे, ठीक है, और कई बच्चों को तो पता ही नहीं होगा। एब्रीविएशंस तुम्हें क्लियर नहीं होती है, अपनी नोटबुक के सबसे ऊपर लिख के रखो पीआरएल का क्या मतलब है, क्योंकि इसी से तुम्हारी सारी बेटा फिर क्वेश्चंस गड़बड़ होंगे। पीआरएल का सिंपल मतलब होता है प्रोलैक्टिन। लोग इसे कहने लगते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं है बेटा, ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं है, ये प्रोलैक्टिन है। किसका हार्मोन है? पिट्यूटरी का हार्मोन है, अभी मैं दिखाऊंगी। पीआरएच या फिर शॉर्ट में इसे पीआरएच बोलते हैं, या फिर इसे बोलो पीआरएल आरएच। इसका क्या मतलब है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। पीआरएच और पीआरएल में अंतर होता है, आपको यही अंतर बेटा कंफ्यूज कर देता है। पीआरएल का मतलब है प्रोलैक्टिन, पीआरएच का मतलब है, पी यहां पे मतलब है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर इसे कंप्लीटली ऐसे लिख सकते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? दिस इज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये 11th क्लास की बातें हैं, बट इट्स ओके। मुझे हो सकता है 10 मिनट ज्यादा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, जिनको नहीं आता उनके लिए इजी हो जाएगा। पीआईएच या फिर सिंपली प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। पीआरएल प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात सभी को? यस एवरीबॉडी। ये दोनों किसके हार्मोन्स है? ये दोनों हाइपो के हार्मोन्स है, हाइपोथैलेमस। ये किसके हार्मोन है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। पहले तो ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले तो ये वाली बात की क्लैरिटी होनी चाहिए। यस यस मैम, आप अंतर्यामी हो, मैं वही लिख रहा था मैम, पीआरएल, यही तो एग्जैक्टली बेटा। भाविनी बेटा आप सही कह रहे हो मैम, एनिमेशन हम लोगों के लिए 3D कब अवेलेबल होगा बेटा? अगेन हमारी जो टीम है, जो टेक टीम है, वो इस पे वर्क कर रही है। जब भी मुझे उनकी तरफ से अपडेट मिलेगा कि आप लोग के लिए अवेलेबल है बेटा, आई विल मेक श्योर कि आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाए। इनफैक्ट बेटा कई सारे मॉडल्स अभी प्रोसेस में बन रहे हैं, तो इसलिए मैं खुद से बेटा यूट्यूब से भी देख देख के आप लोग के लिए ले आती हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ वाइल रनिंग क्लास। ठीक है, डन हो गया बेटा? यहां तक लिख लिया?
बेटा इसको फटाफट से नोट करो, तभी तो मैं यहां पे मूव कर पाऊंगी। डन है? यस, सब कुछ याद आ रहा है मैम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी देखो बेटा, अब देखो यहां से, अब मेरी बात बिल्कुल पहले, आप कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो टाइम के साथ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे, उसके लिए टाइम आप मुझे दोगे, आप समझना इसको धीरे धीरे। ठीक है, आप फीमेल की मैं बात कर रही हूं जिसमें फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं। फीमेल की यूजुअल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में बेटा क्या होता है ना, देखो प्रोलैक्टिन जो है ना बेटा, वो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है। सुनना, मैं सारे पॉइंट्स लिखूंगी, मतलब लिखू राम मत बनना, रट्टू तोता लिखू राम नहीं बनना है, समझना है। प्रोलैक्टिन जो होता है ना बेटा, उसका मेन काम है वैसे मिल्क की सिंथेसिस करवाना, वो करवाएगा, लेकिन नॉर्मल लाइफ में नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है वो मैं बता रही हूं, लेकिन ये मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी करवा सकता है, लेकिन ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ वो प्रेगनेंसी के वक्त में करा रहा है। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन ग्रोथ इसीलिए नहीं करवा पाता क्योंकि नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन रिलीज ही नहीं हो पाता। नॉर्मल लाइफ में हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नॉर्मल लाइफ में हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करके रखता है। एज सुन एज प्रेगनेंसी हुई, बॉडी में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, और उस प्रेगनेंसी के दौरान अब क्या होता है वो मैं आपको भी समझाती हूं। पहले तो मैंने बोला हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स हैं, एक मैं बोल रही हूं नेगेटिव वाला जिसे मैं बोल रही हूं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन नॉर्मल लाइफ में डोमिनेंट है, जिसकी वजह से वो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या नहीं होने दे रहा, उसके बारे में मैं यहां पे लिख रही हूं। देखो क्या लिख रही हूं, ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ PIH is dominant, which is why it doesn't allow the secretion of prolactin. The secretion of प्रोलैक्टिन इसको रोके हुए है। अब क्या हुई, प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहां से तो बेटा जब नॉर्मल लाइफ में है तो बेचारा प्रोलैक्टिन तो रिलीज नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब मैं दूसरा बता रही हूं, वो सिचुएशन जब प्रेगनेंसी है, तो मैं एंटीरियर पिट्यूटरी को अभी फिलहाल के लिए हटा रही हूं, मैं लिख दूंगी बाद में। अब नॉर्मल लाइफ में तो ये हो रहा है बेटा, अब क्या हुई, प्रेगनेंसी के वक्त में हम बोल रहे हैं कि भैया ये हार्मोन जो है ये डोमिनेंट हो गया। अब अगर ये हार्मोन डोमिनेंट होगा तो ये बेटा क्या करेगा, पिट्यूटरी के पास जाएगा और पिट्यूटरी से कहेगा भैया प्रेगनेंसी हो चुकी है, अब तुम्हारा इस हार्मोन को रिलीज करने का वक्त आ चुका है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस, समझ आ रही है बात? तो मैं यहां पे एक चीज लिखना चाह रही हूं कि यार देखो, यहां पे मैं लिख रही हूं इस एरो के लिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी PRH is dominant, hence it acts on anterior pituitary that releases प्रोलैक्टिन। पहले मेरे को बताओ कि यहां तक कोई प्रॉब्लम, क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम? संजना बेटा एब्सोल्युटली, यहां पे भी डोमिनेंट का मतलब होता है भैया डोमिनेंट, जैसे डोमिनेंट का मतलब अपना जमाना, हक जमाना,
अरे यार डोमिनेंट रिसेसिव जेनेटिक्स यार, मेंडल का पी वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे क्या? बेसिक मतलब उसकी सत्ता है, उसका राज है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। लेकिन जब एक नॉर्मल लाइफ हो रही है तो नॉर्मल लाइफ में प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन डोमिनेंट होता है, जिसके कारण एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो पाता। जब प्रेगनेंसी हुई तो कौन डोमिनेंट हुआ? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। लेकिन ये क्या करवाएगा प्रेगनेंसी के वक्त? क्या प्रेगनेंसी में ही मिल्क सिंथेसिस होना चालू हो जाएगा? क्या प्रेगनेंसी में ही मिल्क सिक्रीशन होना चालू हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा देखो। अब बेटा यहां समझना, प्रोलैक्टिन के दो काम होते हैं, पर उनमें से वो बेचारा एक ही काम कर पाता है प्रेगनेंसी के वक्त, ठीक है। अब देखो क्या काम कर पाता है, समझना। ऐसे करके लिखते हैं, प्रोलैक्टिन हैज टू फंक्शंस। कौन कौन से टू फंक्शन है? मैमोट्रोफिक। ट्रोफिक का क्या मतलब होता है? ग्रोथ। ट्रोफिक का क्या मतलब होता है? ग्रोथ। और दूसरा काम है इसका लैक्टोजेनिक। लैक्टो का क्या मतलब होता है? मिल्क। जेनिक का क्या मतलब होता है? जनरेशन। मैं आपको आगे वाली स्लाइड में लिखवाऊंगी अभी कि मैमरी ग्लैंड की तो दो बारी ग्रोथ हुई। एक बारी ग्रोथ कब हुई बेटा? प्यूबर्टी के टाइम पे। कौन करा रहा है? फीमेल की ईस्ट्रोजन। कौन करा रहा है? फीमेल का ईस्ट्रोजन प्यूबर्टी के वक्त में। लेकिन भैया मैमरी ग्लैंड की दूसरी बार भी ग्रोथ हो रही है, किसके मदद से? इस प्रोलैक्टिन की मदद से, क्योंकि इसका भी फंक्शन होता है मैमोट्रोफिक। बट क्या नॉर्मल लाइफ में ये डोमिनेंट था? क्या नॉर्मल लाइफ में ये रिलीज हो रहा था? नहीं। प्रेगनेंसी के वक्त में इसका मैमोट्रोफिक इफेक्ट दिखता है, जबरदस्त, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी it enables the growth of mammary gland, the growth of mammary gland। लेकिन समस्या ये है कि जो इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट था, जो इनका मिल्क सिक्रीशन इफेक्ट था, वो ये बेचारा नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि आगे आप पढ़ोगे बेटा कि प्रेगनेंसी के दौरान एक हार्मोन होता है जो बहुत डोमिनेंट होता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंट होता है। वो प्रोजेस्टेरॉन भाई साहब जो है ना, इनके लैक्टोजेनिक इफेक्ट को इनहिबिट करके रखते हैं, रोके हुए रखते हैं। क्योंकि बेटा नेचर ने ये सिस्टम ही ऐसे बनाया है। नेचर को चाहिए ही नहीं कि जब प्रेग्नेंट है फीमेल उस वक्त में मिल्क सिक्रीट हो। नेचर को चाहिए जब बेबी बाहर आ जाए तब मिल्क सिंथेसिस हो जाए भैया, तब मिल्क सिंथेसिस हो जाए। अभी अपन को नहीं चाहिए, अभी अपन को नहीं चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल होने की वजह से इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट जो होता है वो इनहिबिटेड रहता है, वो इनहिबिटेड रहता है। लेकिन बेटा जैसे डिलीवरी होती है ना, प्रोजेस्टेरॉन ढप से नीचे आ जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन ढप से नीचे आ जाएगा, तो आफ्टर डिलीवरी लैक्टोजेनिक इफेक्ट दिखने लगेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आज मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, लेकिन इसका 10% हिस्सा अभी बचा हुआ है बेटा। आज मैं सिर्फ इतना ही रखूंगी। अब मैं अगले दिन आपको एक्चुअल में बताऊंगी कि बेबी का क्या रोल होता है मदर की बॉडी से मिल्क को रिलीज करवाने में। बस आई थिंक 15 से 20 मिनट का टॉपिक लैक्टेशन का भी बचा हुआ है, मिल्क की कॉम्पोजिशन और कैसे मिल्क रिलीज हुआ, पर यह जानना बहुत जरूरी था। थैंक यू निदा बेटा। इजंट इट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट यू गाइज? टेल मी, सच्ची बताओ, राइट? तो हम क्या बोल रहे हैं? इट मीन्स synthesis of milk, but during pregnancy this is inhibited
हाँ, दिस इज इनहिबिटेड ड्यू टू हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। इसको पढ़ के अगर नहीं आओगे बेटा कोई फायदा नहीं है, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा। ये तो मैं आधा तुम्हें 11th क्लास का बता रही हूं, और आधा 11th क्लास का बता भी इसलिए रही हूं ताकि आप लोग के लिए आसान हो, लेकिन इसको पढ़ के जरूर आइए, ठीक है। यस, ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज मैं इससे ज्यादा नहीं बता रही हूं, तो एनिमेशन भी हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। 11th का जो टॉपिक रिवाइज करने के लिए दिया है वो रिवाइज कर लेना बच्चों। एक सेकंड बस रुक जाओ, इसको मैं डिलीट कर देती हूं। अब तुम इसे लिखो, अब तुम इसे लिखो, ठीक है। एनसीईआरटी से मेमोरी ग्लैंड का वाला मैं एक बार रीड करा दूंगी, उसके बाद मैं छुट्टी दूंगी बेटा, ठीक है। इसको पहले नोट कर लो। जिन लोगों ने बेटा, जब तक आप इसको नोट कर रहे हो मैं साइड हो जाती हूँ, और साइड होकर एक बार समाप्ति एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने पढ़ा कि ईच मेमोरी ग्लैंड is a modified sweat gland. It is present on the pectoralis major muscles. It has different amount of fat that decides the size of the mammary gland. Each mammary gland has 15 to 20 mammary lobes. Each mammary lobe has milk forming and milk storing structure called alveoli. Alveoli से mammary tubule निकलती है, mammary tubule join करके mammary duct बनाती है, mammary duct join करके mammary ampulla बनाती है, वो आगे जाके lactiferous duct बनाती है, lactiferous duct निपल से बाहर की तरफ ओपन होती है, निपल के अराउंड पिगमेंटेड एरिया को आप एरियोला बोलते हैं। एल्वियोलाई क्योंकि मिल्क बनाने वाली बेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसीलिए प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स एल्वियोलाई के ऊपर होते हैं, क्योंकि प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाएगी, तो जो सेल्स मिल्क बनवाते हैं उनके ऊपर उनके रिसेप्टर्स होंगे। एल्वियोलाई के साइड में बेटा मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं जो रिसेप्टर रखते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए, जो मैं कल आपसे पूछूंगी तो आपको याद होना चाहिए। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के वक्त में प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन डोमिनेंट हो जाता है, जिसके कारण वो एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन रिलीज करवा सकता है। प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन होते हैं, मेमोट्रोफिक यानी कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक होता है लैक्टोजेनिक यानी कि मिल्क सिक्रीशन। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान हाई प्रोलैक्टिन हाई प्रोजेस्टेरॉन होने के कारण इसका लैक्टोजेनिक इफेक्ट जो होता है इनहिबिटेड रहता है, लेकिन मेमोट्रोफिक इफेक्ट इसका जबरदस्त दिखता है बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग। और प्यूबर्टी के टाइम वाला पॉइंट एक बारी आप नोट कर लो अपने वक्त में, ठीक है। डन 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 हो गया क्या। हम बेटा एक बारी छोटी सी एनसीईआरटी की एक बारी यहां पे लिख लो, प्यूबर्टी के वक्त में ईस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करा रहा है। ईस्ट्रोजन ये मेमोट्रोफिक है प्रेगनेंसी के वक्त में। डन हो गया बेटा, क्विक रिवीजन हो गया, ठीक है। यस, हाँ सॉन्ग मैं सुना रही हूं, लेकिन एक पहले आप एनसीईआरटी की रीडिंग करो। डन टेस्ट सिलेबस अराउंड oogenesis तक आएगा, जितना कि मेरे को पता है, ठीक है। oogenesis तक आएगा। मैं एक बारी एनसीईआरटी की एक बारी ये रीडिंग करा रही हूं, उसके बाद ही मैं रखूंगी ताकि ये कल के लिए ना रखे हम। देखो, A functional mammary gland is characteristic female of all female mammals. ठीक है ना। Mammary gland are paired structure, breast that contain glandular tissue, of course, and variable amount of fat. अलग अलग अमाउंट में फैट है। Glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes that contain guchha, cluster of cell called alveoli. The cell of alveoli secrete milk, यही बोला, which is also stored in the cavity of alveoli. alveoli की कैविटी में ही तो स्टोर हो रही थी, ये एपिथेलियल सेल्स बनाते हैं और इसके कैविटी में स्टोर करते हैं। alveoli open into mammary tubule. alveoli से mammary tubule निकलती है। tubule of each lobe join to form mammary duct. हर एक लोब का से जो tubule निकला वो join करके mammary duct बनाता है। several mammary duct join to form mammary ampulla, which is connected to lactiferous duct through which the milk is secreted out. समझ आ गई बात, ठीक है। रिब्स दिखाए हुए, मसल्स बिटवीन द रिब्स, ये कौन से मसल्स हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। किसी को याद है हमने इंटरकोस्टल मसल्स पढ़े थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, याद आ रहा है सभी को? यस। बाकी ये डायग्राम तो आप देख सकते हो, मेमोरी लोब, फैट,
उसके अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, इसमें मेमोरी टिब्यूल दिखाई नहीं है क्योंकि दिखाएंगे कैसे, इतना छोटा सा डायग्राम बनाया। मेमोरी डक्ट, आगे एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, निपल एंड एरिओला। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोगों ने 2 मिनट 1 मिनट ज्यादा पढ़ा है, पर कुछ बच्चों को एकदम मौत आती है, कुछ तो, ज्यादातर तो मेरे इस क्लास के प्यारे बच्चे हैं, मुझे पता है ये बात। ठीक है, तो इंटरकोस्टल मसल्स थे बेटा जो आपने बिटवीन द रिब्स पढ़े होंगे, राइट। ठीक है, डन कर दें। एक फटाफट से बेटा, आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं फटाफट से गाना सुनती हूँ। ठीक है, सुनती हूँ मतलब क्या, सुना देती हूँ। ठीक है, लेकिन बेटा ये गाना मैं बहुत पहले अपने, मेरे बहुत सारे दोस्तों को ये गाना सुनना पसंद था, तुम्हें कितना पसंद आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे भी ये गाना बहुत पसंद है। मैंने अपने अर्जुनास को तो सुनाया हुआ है लास्ट टू लास्ट ईयर के, तुम्हें भी सुनाया होगा शायद। तो ये गाना थोड़ा बंगाली से शुरू होगा, तो अरिजीत सिंह ने ये गाया था। मैं तो उनके बेटा किसी भी बराबर नहीं हूँ, 1% भी ऑब्वियसली, तो मैं लेकिन उनके उसी बंगाली वर्जन से हिंदी वर्जन में सुनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, शुरू किया जाए। মনে পড়ে রবি রায়, মনে পড়ে রবি রায়, কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি, আজ হায় রবি রায় ডেকে বলো আমাকে, তোমাকে কোথায় যেন দেখেছি। मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, तुझे बिन जाने, बिन पहचाने, मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटे, तड़प के आहें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। आज मैंने बहुत बड़ा गाना सुना है, आज मैंने लिटरली बहुत बड़ा गाना सुना है, आज मुझे इसके लिए 100 स्टार्स मिलने चाहिए। ठीक है, चलो बेटा टॉपिक बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, और जरूर इसको रिवाइज करना, और जो तुम्हें होमवर्क दिया है वो भी करके आना। बिल्कुल लोड मत लेना 11th का कि अभी से लोड ले लो। ठीक है, इसको हम लास्ट में वैसे भी तुम्हें कराएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय। कल इसको कंटिन्यू करते हैं, बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।